अस्सलामुअलैकुम सामाईन, हमारे चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त मौसूल हो। शुक्रिया। और अब समाअत फरमाइए जिल्द शोला का पहला हिस्सा। पहला शोला। जिंदगी की यकसानियत को मुस्तकिल तौर पर बर्दाश्त करते रहना हर एक के बस का रोग नहीं। खुसूसन कैप्टन हमीद जैसे सैलानी आदमियों के लिए तो ये चीज मौत से भी बदतर हो जाती है। तकरीबन 2 साल से उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली थी और अब इस बात पर अड़ गया था कि वो 2 माह की छुट्टी लेकर ही रहेगा। छुट्टी मिल गई लेकिन फरीदी ने छुट्टी नहीं ली। जाहिर है कि छुट्टी इसलिए नहीं ली गई थी कि वो उसे शहर ही में रहकर गुजार देता। अपने शहर से तो उसे वहशत होने लगी थी। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए उसने रामगढ़ जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर तन्हा नहीं। इस प्रोग्राम में ग्रांडेल अहमद कासिम भी शरीक था। वो दोनों आज ही रामगढ़ पहुंचे थे और वहां के सबसे बड़े होटल दिलकशा में उनका कयाम था, मगर दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। उनके कमरे एक ही मंजिल और एक ही राहदारी में थे, लेकिन उनके दरमियान तकरीबन 8 या 10 कमरों का फासला था। यहाँ आने से कबल दोनों ने एक स्कीम बनाई थी। स्कीम दरअसल हमीद ही की जहनी उपज का नतीजा थी और इस स्कीम की वजह थी जिंदगी की यकसानियत से उकताहट। यहाँ पहुंचते ही हमीद को यकीन हो गया था कि स्कीम न सिर्फ 100% कामयाब होगी बल्कि इससे भतेरे दूसरे फवाइद भी हासिल होंगे। होटल में कयाम करने वालों में औरतों की तादाद ज्यादा थी। हमीद ने ये भी चीज चंद ही घंटों में महसूस कर ली। उसे यहाँ मुल्क की मशहूर एक्ट्रेस रूही नजर आई और उसके 3 कमरे उसी मंजिल पर उसी राहदारी में थे जहाँ हमीद और कासिम का कयाम था। उसने रूही को करीब से देखा और उसकी बाँछें खिल गईं। दूसरी तरफ कासिम भी उसे देख देख कर पलकें झपकाता रहा। रूही बड़ी हसीन थी, यानी वो गोश्त पोस्ट में अपने अक्स से भी ज्यादा दिलकश नजर आती थी। राहदारी से गुजरते वक्त उसने हमीद की तरफ अजीब नजरों से देखा था, क्योंकि हमीद के जिस्म पर जर्द रंग का एक लंबा सा लिबादा था और सर पर सफेद समोर की गोल टोपी जो सर ही का एक हिस्सा मालूम होती थी। उसकी बनावट कुछ इस किस्म की थी कि पहली नजर में उसके सफेद और लंबे बाल सर ही के बाल मालूम होते थे। पैरों में लोमड़ी की खाल के जूते थे। हमीद ने इस वक्त उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो शायद नीचे जा रही थी। कासिम ने दूर से हमीद को आंख मारने की नाकाम कोशिश की थी। नाकाम यूं कि वो दोनों आंखें बेवक्त मार बैठता था। उसी रात डाइनिंग हॉल में हमीद को सैकड़ों आंखें घूर रही थी। वो इस वक्त भी जर्द सिल्क के लिबादे में था और सर पर वही समोर की टोपी थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें अंगारा हो रही थी और ये फरीदी के इजाद करदा एक लोशन के 2 कतरों का करिश्मा था। अगर डाइनिंग हॉल एयर कंडीशन न होता तो हमीद की सारी शेखी धरी रह जाती। सिल्क का लिबादा उसके लिए वबाले जान बन जाता, क्योंकि रामगढ़ की रातें हमेशा बहुत सर्द होती हैं और फिर ये मार्च ही का महीना था। पिछले महीने यहाँ कसरत से बर्फबारी होती रही थी। दूसरी तरफ कासिम अपनी मेज पर 3 आदमियों से कह रहा था, ये अजीब आदमी है, हम दोनों ने एक ही कंपार्टमेंट में सफर किया था। रास्ते में एक पुलिस कप्तान से इसका झगड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम खामखा मुझसे उलझ पड़े हो तो पागल हो जाओगे। बस जनाब, अगले स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते वो सचमुच पागल हो गया। कंपार्टमेंट के कई आदमियों को जख्मी कर दिया। लोगों को ललकार ललकार कर गालियां देता रहा। गाड़ी को देर तक रोकना पड़ा। बददिक्कत तमाम रेलवे पुलिस उसे उतार ले गई। कासिम ने ये बातें इतनी बुलंद आवाज में कही थी कि कुर्ब ज्वार की कई मेजों के लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। औरतें खुसूसियत से बड़ी दिलचस्पी का इजहार कर रही थी। जी हाँ, कासिम फिर बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे पागल होते देखा है। बस एकदम बंदरों की तरह दांत निकाल कर आंखें चमकाने लगा। यहाँ कासिम ने न सिर्फ बंदरों की तरह दांत निकाल दिए बल्कि आंखें चमकाने की कोशिश भी की। कुछ लड़कियां मुंह पर हाथ रखकर हंसी और कासिम बुरी तरह भौंकला गया। पहले उसने दोनों गाल फुलाए और जुबान बाहर निकल पड़ी और दोबारा मुंह के अंदर जाते वक्त दांतों के दरमियान आकर कुचल भी गई। कासिम ने दोनों आंखें बंद कर ली और सर झुकाकर बैठ गया। कहीं वो पागल हो जाने वाले आप ही तो नहीं थे? एक आदमी ने आहिस्ता से कहा। जी, कासिम सर उठाकर गुर्राया। कुछ नहीं जनाब, वो आदमी सहम कर बोला, मैंने अर्ज किया था कि वो यकीनन पागल हो गया होगा। जी हाँ, कासिम उसे खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ बोला, आप झूठ समझते हैं क्या? क्या वो साला मेरा बाप है कि मैं उसके लिए झूठ बोलूंगा? नहीं साहब, मुझे यकीन है। उस आदमी ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, आपने मुझे पागल कहा था ना? हाँ, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने हरगिज नहीं कहा। तो फिर मैं झूठा हूँ क्यों? आप तो खामखा लीजिए, मैं उठा जा रहा हूँ। उसने मेज छोड़ दी और बकिया दोनों हंसने लगे। हाँ देखिए तो सही, कासिम उनकी तरफ देखकर बोला, अभी भरता बना देता, सब भूल जाते पागल वागल। इतने में स्टेज पर मौसीकी शुरू हो गई और 3 लड़कियां थिरकती हुई डाइनिंग हॉल में आ गईं।
مشرقی اور مغربی ملا جلا رقص تھا۔ قاسم دانت نکال کر انہیں دیکھنے لگا۔ دوسری طرف حمید برا سا منہ بنا کر اپنی میز سے اٹھ گیا، پھر سینکڑوں نگاہیں اس کی طرف اڑ گئیں۔ وہ دوسری منزل کے زینوں کی طرف جا رہا تھا، اس کا کمرہ دوسری ہی منزل پر تھا۔ اس کے بعد ہی 2-3 عورتیں بھی اڑ گئیں۔ قاسم نے انہیں بھی دوسری منزل پر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدل کر سوچا، مار دیا سالے نے ہاتھ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن شاید دوسرے ہی لمحے میں وہ ان سب کو جہنم میں جھونک کر پھر رقص دیکھنے میں محو ہو گیا۔ کبھی کبھی بے خیالی میں وہ خود بھی لچکنے لگتا۔ کچھ تعجب نہیں کہ آس پاس والوں کو اس کے پاگل پن کا یقین بھی ہو گیا ہو۔ کچھ بھی ہو، اس رات پورے ہوٹل میں حمید کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ قاسم نے اسکیم کے مطابق اپنا رول بخوبی انجام دیا تھا۔ لوگ حمید کے کمرے کے قریب منڈلانے لگے۔ وہ یوں ہی خواہ مخواہ راہداری کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے اور پھر واپس آ جاتے۔ اکثر عورتیں بھی اسی خبط میں مبتلا دیکھی گئیں۔ ایک بار تو فلم ایکٹریس روحی بھی اپنے لمبے بالوں والی سیامی بلی کے متعلق دریافت کرنے کے لیے حمید کے کمرے کے سامنے رکی تھی، لیکن حمید نے کچھ ایسے خشک لہجے میں جواب دیا تھا کہ وہ یخلک جانے کے لیے مڑی تھی۔ ٹھہرو، حمید لاپرواہی سے بولا۔ وہ رک گئی مگر اس کی طرف مڑی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، جو چیز کھو جائے اسے بھی بھول جاؤ۔ اگر کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرو گی تو اب سے 12 بجے رات تک کسی وقت بھی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کیا میں اس پہلی کا مطلب پوچھ سکتی ہوں؟ روحی اس کی طرف مڑ کر مسکرائی۔ آج تمہارے ستارے ایسے ہی ہیں۔ میں خود ستارہ ہوں، کیا آپ نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں، غروب ہو جانے کی بددعا بھی دے سکتا ہوں، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا اور پھر اسی چارٹ پر جھک گیا جو میز پر پھیلایا ہوا تھا۔ اس میں عجیب طرح کی تصویریں، ستاروں کی شکلیں اور آڑی ترچھی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ روحی چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر لاپرواہی کے اظہار میں اپنے سر کو خفیف سی جنبش دے کر چلی گئی۔ شام ڈائننگ ہال میں وہ دونوں پھر ملے۔ روحی کچھ ایسے انداز میں مسکرائی جیسے وہ حمید کو احمق سمجھتی ہو، جواباً حمید بھی ایسے ہی انداز میں مسکرایا جیسے وہ سچ مچ ناراض ہوتی ہو۔ دونوں کے درمیان کئی میزوں کا فاصلہ تھا۔ روحی کی میز پر 2 آدمی اور بھی تھے اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی فلمیانہ ہی سا تھا۔ اس وقت تک یہ بات ہوٹل میں پھیل چکی تھی کہ اس پرسرار نوجوان نے روحی کو بلی کی تلاش سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے بلی ہوٹل کے کچن میں مل گئی تھی اور روحی اسے اس وقت اپنے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ قاسم نے بھی سنا تھا کہ حمید نے روحی سے گفتگو کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اسے اس پر کیوں نہ تاؤ آتا۔ اس کی دانش میں وہ خود تو مزے کر رہا تھا اور اسے الو بنا کر الگ چھوڑ دیا تھا، یعنی اس سے اپنا پروپیگنڈا کرا کے الو سیدھا کر رہا تھا۔ ویسے قاسم اس وقت حقیقتاً الو سیدھا کرنے کے محاورے پر غور کر رہا تھا اور کافی پی رہا تھا۔ 4 پیالیوں کی 2 کوزیاں اس کی میز پر موجود تھی اور وہ تنہا تھا۔ الو سیدھا، اس نے آہستہ سے بڑبڑا کر پہلو بدلا اور دور بیٹھی ہوئی روحی کو گھورنے لگا۔ اتنے میں ویٹر اس کے دوسرے آرڈر کی چیزیں لے کر آ گیا اور اس کی میز بھر گئی۔ قاسم کی بلا خوری 2 ہی دنوں میں مشہور ہو گئی تھی۔ الو سیدھا، قاسم بے خیالی میں ویٹر کو گھورتا ہوا بڑبڑایا۔ جی صاحب، ویٹر بھوکلا گیا۔ کچھ نہیں، وہ اس ایکٹریس کا نام ہوری ہے نا؟ روحی جناب۔ ہاں روحی، وہ تمہیں بھی اچھی لگتی ہوگی۔ جی پھر دونوں میں غیر ارادی طور پر ہی کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ویٹر ہی کو اس حماقت کا احساس ہوا اور وہ جھیپ کر سر کھجاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور قاسم میز کی صفائی پر تل گیا۔ آج رقص شروع ہوتے ہی روحی اٹھ گئی، لیکن حمید بیٹھا رہا۔ پچھلی رات کی طرح آج اس نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پھر ٹھیک 9:30 بجے گویا ڈائننگ ہال میں زلزلہ سا آ گیا۔ دوسری منزل سے کئی لوگ بدحواسی کے عالم میں نیچے آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ انہوں نے کچھ کہا اور لوگ اٹھ کر اوپری منزل کے زینوں کی طرف دوڑنے لگے۔ رقص بند ہو گیا۔ حالانکہ شروع ہوتے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، پورا ہال خالی ہو گیا، حتیٰ کہ قاسم بھی اٹھ گیا تھا، مگر حمید چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہال میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے مینیجر نظر آیا جو چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا جناب؟ اس نے حمید سے پوچھا۔ جہاں آپ ہیں وہیں میں بھی ہوں، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مینیجر بھی مزید کچھ کہے بغیر زینوں کی طرف جھپٹا، لیکن اسے رک جانا پڑا کیونکہ اوپر سے ایک جلوس نیچے آ رہا تھا۔ سب سے آگے 2 آدمی تھے جنہوں نے روحی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ شاید وہ بے ہوش تھی۔ وہ دونوں آدمی وہی تھے جنہیں کچھ دیر قبل روحی کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ وہ دونوں حمید کو بری طرح گھور رہے تھے۔ روحی کو ایک لمبی سی میز پر لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں پر لمبی لمبی خراشیں تھی جن سے خون بہ رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو فون کیا گیا اور میز کے قریب سے بھیڑ ہٹائی جانے لگی۔ حمید جہاں تھا وہی رہا۔ لوگ لمبی میز کے قریب سے ہٹ کر حمید کے گرد اکٹھا ہونے لگے۔ آپ کی پیشگوئی صحیح نکلی، کسی نے کہا۔ اس پر بلی نے حملہ کر دیا۔ اس کے باوجود بھی میری باتیں لغو سمجھی جاتی ہیں؟ نہیں جناب، میں ان میں سے نہیں ہوں، اس نے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ اس نے کس طرح حملہ کیا؟ حمید نے پوچھا۔
जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला बिल्ली झपट पड़ी। वो उसी कमरे में थी, अब भी वो उसी कमरे में है और वहां उसने खासी तोड़फोड़ मचाई है। होगा। हमीद ने लापरवाही से हाथ हिलाकर कहा, बराए करम आप लोग यहाँ इस तरह मेरे गिर्द भीड़ न लगाएं, मुझे वहशत होती है। जी हाँ और क्या, एक बैक कासिम सामने आकर बोला, आप लोग यहाँ से पीछे हट जाइए। उसने लोगों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। रूही को डॉक्टर के आने से कब्ल ही होश आ गया और वो उसमें से उठकर तीर की तरह हमीद की तरफ आई। कासिम हमीद की कुर्सी के पीछे इस तरह खड़ा था जैसे किसी बग्गी के पीछे कोचवान, ऐसी सूरत में कि बग्गी का मालिक खुद ही उसे हाँक रहा हो। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, रूही कपकपाती हुई आवाज में कह रही थी। बैठ जाइए। हमीद ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और कासिम मुंह चलाने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भी बैठ जाए या इसी तरह खड़ा रहे। काश मैं आपका कहना मान लेती। नहीं, मैं तो गधा हूँ, हमीद तल्ख लहजे में बोला। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? रूही गमनाक आवाज में बोली। कबल इसके कि हमीद कुछ कहता, रूही के दोनों साथियों में से एक बोल पड़ा, अरे खत्म भी करो, ये एक इत्तेफाक था। मैं इत्तेफाक कैसे समझूं जबकि बिल्ली तकरीबन 3 साल से मेरे साथ है। इससे पहले कभी वो मुझ पर गुर्राई भी नहीं। तब ये किसी किस्म का फ्रॉड है, उसने कहा। हाय, कासिम गुर्राया। क्या कहा फ्रॉड? तुम होश में हो या नहीं? मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, रूही के साथी ने गुस्सीले अंदाज में कहा। गुफ्तगू के बच्चे, तुम डॉक्टर की तौहीन कर रहे हो, गर्दन तोड़ दूंगा। अजमल फजूल बातें ना करो, रूही अपने साथी की तरफ मुड़ी। और क्या? जी हाँ, समझा लीजिए अजमल फजूल को, वरना। कासिम खामोश हो गया लेकिन हमीद बोल पड़ा। वो अजमल से कह रहा था, मैं पक्का फ्रॉड हूँ, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा सितारा भी गर्दिश में आ जाएगा। बात बढ़ जाती लेकिन हमीद के बेशुमार हिमायती पैदा हो गए। वैसे कासिम ही क्या कम था। इस वक्त वो जालिम भी बड़े मूड में था। किसी किस्म का ख्याल किए बगैर फर्श पर बैठकर हमीद के पैर दबाने लगा। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपके कदमों पर जान दे दूंगा, वो बड़बड़ाता जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे अपनी खिदमत से महरूम न कीजिए। हमीद खामोश बैठा रहा और रूही कई बार माफी मांगने के बाद वहां से उठ गई। रूही का एक साथी नीचे डाइनिंग हॉल में रहा, शायद वो वहां डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। कासिम फर्श से उठकर हमीद के सामने कुर्सी पर बैठ गया था, लेकिन उसका सर बड़े मौदबाना अंदाज में झुका हुआ था। एक बार मैनेजर हमीद की मेज के करीब नजर आया। वो उससे कह रहा था, आप बराए करम थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस तक चल सकेंगे? उसका लहजा मुल्तजाना था। चलिए। हमीद मुस्कुराता हुआ उठ गया। मैनेजर मुतवस्सित कद मगर एक फरमानदाम आदमी था। चलते वक्त ऐसा मालूम होता था जैसे वो दबाव पड़कर उछलने वाले रबड़ का आदमी हो। उम्र 40 के लगभग रही होगी। चेहरा भरा हुआ था और रोजाना शेव का आदि मालूम होता था। अपने ऑफिस में पहुंचकर उसने बड़ी एहतियात से दरवाजा बंद किया और एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोला, तशरीफ रखिए। हमीद बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी या तशवीश के आसार नहीं थे। गोया उसे इसकी परवाह ही नहीं थी कि वो यहाँ क्यों लाया गया है। आप वाकई कमाल हैं, मैनेजर ने भराई हुई आवाज में कहा। मैं मान गया, मगर ये बात आप वहां भी कह सकते थे। कह तो सकता था, मगर वहां अपनी दरख्वास्त कैसे पेश करता? अब अगर आप मुझ पर तवज्जो फरमाने का वादा करें तो अर्ज करूं। क्या बात है? बात आप मुझे ना जाने कितना जलील समझेंगे, मगर मैं क्या करूं, दिल से मजबूर हूं। आप जानते हैं दिल का मामला। अच्छी तरह जानता हूं, हमीद मुस्कुराया। तो फिर आप मुझे बुरा नहीं समझेंगे? कतई नहीं, आदमी तो सितारों का खिलौना है, कोई बात उसके अपने बस में नहीं। मैनेजर ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मुझे अपने साले की बीवी से इश्क हो गया है। हमीद बड़ी संजीदगी से उसे देखता रहा। मैनेजर ने खामोश होकर सर झुका लिया। कमरे पर एक भूजल सा सुकून तारी हो गया था। थोड़ी देर बाद हमीद ने पूछा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? मौत, मैनेजर गुलूगीर आवाज में बोला। ये भी आपके सितारों पर मुनहसर है प्रोफेसर साहब, लोग मुझे डॉक्टर ओहान कहते हैं। हमीद ने अपना ऊपरी होंठ भींचकर कहा, डॉक्टर साहब, आप खुद ही सोचिए कि मौत के अलावा और क्या चारा है, मगर आप ये बताइए कि मुझे कामयाबी होगी या नहीं? इश्क में? हमीद ने पूछा। जी हाँ, आप ये बात अपनी ही हद तक रखिएगा। ओहो, तो क्या आप मुझे कोई घटिया आदमी समझते हैं? और फिर तुम्हारे इश्क की अहमियत ही क्या है कि मैं उसे शोहरत दूंगा? तो मैं एडवर्ड हंसता हूँ। जी नहीं, आप खफा हो गए, मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दिया, बैठ जाओ, अपना हाथ मुझे दो। हमीद थोड़ी देर तक उसकी हथेली की लकीरें देखता रहा, फिर बोला, औरत का नाम और उम्र? मैनेजर ने नाम और उम्र बताए। फिर हमीद ने बच्चों के मुतालिक पूछा। 5 बच्चे हैं। हाँ, उम्र सिर्फ 20 साल और बच्चे 5? जी हाँ, मैनेजर ने शर्मा कर कहा, हर साल एक होता है। सितारे सितारे, हमीद मायने क़ैद अंदाज में सर हिलाने लगा। उसने कागज पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची, कुछ हिंसे लिखे। थोड़ी देर तक आंखें बंद किए खामोश बैठा रहा, फिर मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, किसी ऐसी औरत से इश्क करना फजूल है जिसके 5 बच्चे हों, उम्र सिर्फ 20 साल हो,
और औसत 1 अदद सालाना फजूल है। दिल से मजबूर हूँ डॉक्टर साहब, उस औरत के सितारे इश्क के खिलाफ हैं। फिर क्या होगा जनाब? मायूसी। फिर मैं क्या करूं? अच्छा, एक दूसरी औरत के मुतालिक बताइए, क्या कोई और भी है? जी हाँ, मेरा दावा है कि वो भी मुझे चाहती है। बस, हमीद उठता हुआ बोला, तकरीबन 1 हफ्ता इश्क से परहेज करो वरना नताइज खराब निकलेंगे। यानी आने वाला हफ्ता आशिकों के लिए साजगार नहीं है। इस हफ्ते बेशुमार आशिक महबूबाओं के वालिदैन, भाइयों और शौहरों के हाथों पिटेंगे। अगर किसी मुल्क के फरमान नरवा ने इश्क करने की कोशिश की तो तीसरी आलमी की जंग इस हफ्ते शुरू हो सकती है। आपने मेरे ख्वाबों को तबाह कर दिया, मैनेजर आहिस्ता से बड़बड़ाया। मैंने नहीं, सितारों ने, हमीद ने गुंजीली आवाज में कहा और कमरे से निकल गया। कासिम हॉल में उसी मेज पर बैठा लड़कियों को घूर रहा था जिससे हमीद उठकर गया था। अचानक 2 औरतें आकर उसी मेज पर बैठ गई और कासिम भौंकला गया। उसने उठना चाहा लेकिन एक आहिस्ता से बोली, सुनिए तो सही। जी हाँ। कासिम ने सहमी हुई नजरों से जीनों की तरफ देखा। हमीद दूसरी मंजिल पर जा रहा था। आप उन्हें जानते हैं? औरत ने पूछा। जी हाँ, जी हाँ। क्या नाम है? डॉक्टर खान कोहान। कोहान? औरत ने हैरत से दोहराया। ओहान, मैं भूल गया था। आप इतनी घबराए हुए से क्यों हैं? औरत मुस्कुराई। हमें उनसे मिला दीजिए। मिला दूं मुश्किल है। क्या वो सिर्फ रूही जैसी मालदार औरतों के मुकद्दर का हाल बताते हैं? करीब था कि कासिम के मुंह से निकल जाए, बंडल है साला। उसने खुद को बड़ी सख्ती से रोका और मुस्कुराने की कोशिश में सारे दांत निकालता हुआ बोला, नहीं, इस वक्त नहीं, इस वक्त याद अल्लाह। क्या मतलब? अब वो याद खुदा करेंगे, यानी कि इबादत। कल मिला दीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ। औरतें कुछ देर बैठी उसे अजीब नजरों से देखती रहीं, फिर उठ गईं। कासिम ने एक तवील सांस लिया और बड़बड़ाया, अकेले अकेले, अच्छा बेटा, देख लूंगा। डाइनिंग हॉल की रौनक पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ बहुत कम लोग रह गए और वो भी कुछ उकताए उकताए से नजर आ रहे थे। कासिम खड़ा कर उठा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अपनी किसी अजीज को दफन करके आ रहा हो। जरा सुनिएगा। वो किसी की आवाज सुनकर मुड़ा। ये होटल का मैनेजर था। खैर, कासिम गुर्राया, क्या डॉक्टर साहब ऊपर तशरीफ ले गए? क्या मैं डॉक्टर की दुम में बंधा रहता हूँ? कासिम ने किसी कटखन्नी कुत्ते की तरह दांत निकाले। तो माफ कीजिएगा, मैं खुद देख लूंगा। जरूर देख लीजिए, कासिम ने गुस्सीले लहजे में कहा और दिल ही दिल में मैनेजर को लाखों गालियां दे डाली और फिर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। दूसरी तरफ मैनेजर ने ऊपर जाकर हमीद के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से आवाज आई। मैनेजर ने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला। ओहो, क्यों, कोई खास बात? मैं बहुत बेचैन हूँ जनाब। बैठो। हमीद ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो सोच रहा था कि यह आदमी कासिम का भी चचा मालूम होता है। आप ये बताइए, अगर उसके दिल में मेरा ख्याल नहीं है तो फिर वो मुझे ख्वाब में क्यों दिखाई देती है? कभी वो बादलों से झांक कर मुस्कुराती है, कभी ऐसा मालूम होता है जैसे शफक के रंगीन लहरियों से निकलकर मेरी तरफ आ रही हो। ख्वाब की धुंधलाहट से अजीब सी खुशबू फूटती हैं। आपके पलंग में खटमल तो नहीं है? हमीद ने संजीदगी से पूछा। जी, खटमल? पता नहीं, क्यों? जरूर होंगे। फिर इससे क्या? बहुत कुछ, हमीद ने आहिस्ता से कहा। अव्वल तो ऐसी हालत में नींद नहीं आती और अगर आ भी गई तो इसी तरह के ख्वाब आते हैं। ओहो, आप मेरा मजाक उड़ाने लगे? मैनेजर झिंपे हुए अंदाज में बोला। गलत समझे, मैं यही कहना चाहता था कि इश्क के लिए यह हफ्ता मौजूद नहीं है। नहीं जनाब, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं भी कैसा घड़ा हूँ कि आपके पास फिर दौड़ा आया। रूही के मुतालिक आपने जो कुछ भी बताया था वो कोई ऐसी खास बात नहीं है। दुनिया जानती है कि ये दिन इस पर सख्त हैं। सारी दुनिया कैसे जानती है? सारी दुनिया सितारा तो नहीं है। अरे जनाब, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज है। नॉनसेंस। जी, कुछ नहीं। हाँ, दुनिया क्या जानती है? एक बार किसी ने इसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। कोई इसका चेहरा बिगाड़ देना चाहता है और अब तो इसके इम्कानात और ज्यादा हो गए हैं, जबकि एक्टरों में मुकाबले हुस्न का जमाना करीब आ गया है। रूही सबसे हसीन समझी जाती है, हमीद ने पूछा। खुली हुई बात है, कोई चाहता है कि वो इस मुकाबले में शरीक ना हो। तो आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? बिल्ली के साथ यकीनन कोई कार्रवाई की गई होगी ताकि उसका चेहरा अपने नोकीले पंजों से बर्बाद करे। समझ गए जनाब? इसमें आपके कमाल को दखल नहीं है, लेकिन इसकी पेशनगोई मैंने ही की थी। कौन जाने, मैनेजर बुरा सा मुंह बनाकर बोला। आप भी उन्हीं में से हो? तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। हमीद गरज कर खड़ा हो गया। चंद लम्हे उसे कहर आलूद नजरों से घूरता रहा, फिर बोला, खुदा ने चाहा तो। नहीं नहीं, मैनेजर उसकी आग उगलती हुई आंखों की ताब ना लाकर चीखा। कोई बद्दुआ न दीजिएगा। हमीद खामोश होकर उसे घूरता रहा।
मैनेजर बुरी तरह कांप रहा था। उसे वो अफवाह याद आ गई थी जिसके मुताबिक एक सुपरिटेंडेंट पुलिस ट्रेन में पागल हो गया था। चले जाओ यहाँ से, हमीद दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर बोला। मैनेजर ने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इसके बाद ही कासिम दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। आए तुम, ये क्या हरकत? हमीद उछल कर खड़ा हो गया। बस ज्यादा उल्लू नहीं बन सकता। अरे आहिस्ता बोलो बेटा, वरना मेरे साथ तुम्हारी भी शामत आ जाएगी। हो सकता है कि मैं अपने महकमे की वजह से बच जाऊं, लेकिन तुम दूसरी दुनिया में पहुंचा दिए जाओगे। कासिम उसे खामोशी से घूरता रहा और हमीद बोला, बस सिर्फ 2-3 दिन और ठहर जाओ, इसके बाद फिर अगर हम एक ही कमरे में रहें तब भी कोई हर्ज नहीं होगा। तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, कासिम ने भर्राई हुई आवाज में कहा। अगर तुम्हारा उलट गया तो उसे भी सीधा कर दूंगा, फिक्र ना करो, बस मैं जो कहता हूँ करते रहो। हाँ मैं खूब समझता हूँ, तुम मुझसे चाय मंगवाओगे, गुस्ल के लिए तौलिए साबुन मंगवाओगे, मुझसे कहोगे कि मेरे जूतों में पॉलिश कर दो। अरे ला हौल वला कुव्वत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठीक बातें कर रहा हूँ। अभी नीचे एक औरत मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुम डॉक्टर ओहान के मुलाजिम हो? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि डॉक्टर ओहान साले की ऐसी की तैसी, इस जैसे सैकड़ों मेरे नौकर हैं। बस अब गड़बड़ करने लगे। हाँ तो मैं कह देता कि मैं डॉक्टर कोहान साले का नौकर हूँ। कासिम जले भुने अंदाज में हाथ नचाकर बोला। बाद औकात उसका अंदाज गुफ्तगू बिल्कुल औरतों का सा हो जाया करता था। नहीं, हमीद ने कहा, तुम कह सकते थे कि मैं डॉक्टर ओहान के मुतक़िदीन में से हूँ। अरे बड़े आए कहीं के वो, उनके मुतक़िदीन में से हूँ। तुम पक्के 420 हो, मैं भांडा तोड़ दूंगा। भांडा फोड़ देना मुहावरा है, हमीद ने पुरसुकून लहजे में कहा। मुहावरे की ऐसी की तैसी। अच्छा जाओ, जो तुम्हारा जी चाहे करो, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम रामगढ़ में बुरी तरह दलील होगे। तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत मेरी ज़हनी कुव्वत के सामने काम ना आ सकेगी। कासिम अचानक किसी सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं समझता था। हमीद भी हंसने लगा। मगर यार बिल्ली का क्या मामला था? कासिम ने पूछा। दूध में थोड़ी सी ब्रांडी दे दी थी, हमीद ने आहिस्ता से कहा। कासिम मुंह बनाकर हंसने लगा, फिर अहमकाना अंदाज में बोला, अच्छा रूही तुम्हारी रहेगी या मेरी? 100% तुम्हारी, हमीद ने उसका शाना थपकते हुए कहा। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कासिम पलके झपकाता हुआ हंसा। कुछ देर हंसते रहने के बाद कासिम ने पूछा, अब क्या करना होगा? तफरीह मेरी जान, हमीद ने बाईं आंख दबाकर कहा। हम तफरीह के लिए अपने घरों से निकले हैं, मगर यार वो रूही के साथ रहता है, बारीक मुछों वाला, वो मुझे कोई बदमाश मालूम होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? होगा, हो सकता है, हमीद ने कहा। अच्छा जाओ, अब तुम आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। कासिम चुपचाप बाहर निकल गया। हमीद ने यह हरकत महज इसलिए की थी कि हर वक्त औरतों और लड़कियों में घिरा रहे, लेकिन उसने इसके दूर रस नताइज पर गौर नहीं किया था। 9:30 बजे रूही पर उसकी बिल्ली ने हमला किया था और 11 बजे तक ये खबर जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई थी। ठीक 12:15 पर प्रेस रिपोर्टरों की फौज ने हमीद के कमरे पर हमला कर दिया। मैनेजर ने उन्हें इससे बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा था। हमीद किसी तरह उनसे पीछा ना छोड़ा सका। उसने उन्हें अपने मुतालिक ऊट पटांग बातें बताई, लेकिन तस्वीर किसी को नहीं लेने दी। अगर किसी अखबार ने, वो कह रहा था, मेरी तस्वीर छापी तो उस पर दावा कर दूंगा। मैं पेशावर नजूमी नहीं हूँ, इसलिए पब्लिसिटी की ख्वाहिश भी नहीं रखता। ये मेरी तफरीह है। तकरीबन 2:30 बजे इस मुसीबत से निजात मिली और वो रोशनी गुल कर लेटा ही था कि फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बोलो गबीर भाई, कासिम की भर्राई हुई सी आवाज आई। हमीद उछल कर खड़ा हो गया। जिल्लाहट के आलम में उसने स्विच ऑन कर दिया और दरवाजा खोलकर पीछे हटाया। क्या है? मेरे कमरे की खिड़की गायब हो गई। क्या बकवास है? अल्लाह कसम मैं झूठ नहीं बोलता, तुम देख लो चलकर। यानी खिड़की चौखट समेत कोई निकाल ले गया? हमीद ने पूछा। नहीं, वो गायब हो गई, दीवार में खिड़की नहीं है। जाओ जाओ, हमीद हाथ हिलाकर बोला, सो जाओ, शायद मामूल से ज्यादा खा गए हो। अरे यार खुदा के लिए तुम देखो, कासिम सहमी हुई आवाज में बोला। मैंने ख्वाब नहीं देखा। राहदारी में अंधेरा था। हमीद ने हाथ बढ़ाकर मेज से टॉर्च उठाई और कासिम के साथ चलने लगा। चलते चलते अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दाहिनी तरफ के एक कमरे के अंदर 2 आदमी लड़ पड़े हों। हमीद रुक गया। ये कमरा रूही के 3 कमरों में से एक था। बब्बा, अंदर से आवाज आई। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हुआ जैसे किसी ने चीखने की कोशिश की हो और उसका मुंह दबा दिया गया हो। क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? हमीद ने झपट कर दरवाजे पर हाथ मारा। एक लम्हे के लिए सुकूत तारी हो गया, लेकिन फिर एक निस्वानी चीख कमरे में गूंजी। कासिम, दरवाजा तोड़ दो, हमीद पलट कर बोला। कासिम ने दरवाजे पर अपने दाने शाने से टक्कर मारी, मगर कुछ न हुआ। साथ ही अंदर से कुछ इस किस्म की आवाज आई जैसे कोई कुर्सी या मेज फर्श पर गिरी हो। कासिम दूसरी टक्कर की तैयारी कर ही रहा था कि दरवाजा खुला और रूही उस पर आ गिरी। बचाओ,
वो फिर चीखी और बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। दूसरे कमरे के दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। जिस कमरे से रूही निकली थी शायद वो सोने का कमरा था। वहाँ मध्यम नीली रोशनी थी और 2 कुर्सियां फर्श पर उल्टी पड़ी थी। बिस्तर आधा फर्श पर था और आधा मसेरी पर। रूही बेहोश थी। उसका साथी बारीक मूंछों वाला भी एक कमरे से निकल आया। हमीद और कासिम के गिर्द अच्छी खासी भीड़ हो गई और अब राहदारी भी तारीख नहीं थी। क्या मामला है? बारीक मूंछों वाला हमीद को कहर आलूद नजरों से घूरता हुआ बोला। मैं खुद नहीं समझ सकता कि क्या मामला है। मैं इनकी चीखें सुनकर जागा था। मैं इधर आया और ये कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गिरी। हाँ, वो धाड़ा। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर दूसरों की तरफ देख कर बोला, अगर ये शख्स फरार हो गया तो पुलिस आप सबसे जवाब तलब करेगी। अबे क्या बक रहा है साले? कासिम आस्तीन चढ़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। नहीं, ठहरो। हमीद ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, मैं इस राहदारी में ठहर कर पुलिस का इंतजार करूंगा। बारीक मूंछों वाला रूही को हाथों पर उठाकर कमरे में चला गया। हमीद वहीं खड़ा रहा। वो ये भी भूल गया था कि अपने कमरे से बाहर क्यों आया था। क्या किस्सा था जनाब? किसी ने पूछा। इतना ही मुझे भी मालूम है जितना बता चुका हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानता। डॉक्टर साहब, कासिम हकलाया। मेरी ठीक है, हमीद जल्दी से बोला, आप अपने कमरे में जाइए। मगर नहीं, मैं आपकी हिफाजत करूंगा, यहीं ठहरूंगा। वो साला बारीक मूंछों वाला सुअर। शुक्रिया, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। आप मेरी फिक्र न कीजिए, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। आप दरवाजे पर टक्करे मार रहे थे जनाब, एक आदमी ने कहा। मैंने देखा था। अच्छा किया था, फिर क्या उसे अंदर मर जाने देता? आप अपने कमरे में जाइए, हमीद ने एक बार फिर कासिम से कहा और कासिम बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया, लेकिन अपने कमरे के करीब पहुंचकर फिर पलट आया। खिड़की आ गई हाँ। वो हमीद के पास पहुंचकर बोला, क्या आप नशे में हैं जनाब? मैं कह रहा हूँ अपने कमरे में जाइए। जी जा रहा हूँ, कासिम ने कहा और सरपट अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया। राहदारी में काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और हमीद सबकी निगाहों का मरकज बना हुआ था। उनमें से कुछ रूही के कमरे में भी झांकने की कोशिश कर रहे थे। दवतन हमीद ने बुलंद आवाज में कहा, क्यों भाई, तुम कहाँ गए? तुम्हारी पुलिस कब आएगी और मुझे कब तक यहाँ राहदारी में ठहरना पड़ेगा? क्या आप अंदर आने की जहमत गवारा फरमाएंगे? अंदर से रूही की नई सी आवाज आई। हमीद ने चारों तरफ एक उचट्टी से नजर डाली और कमरे में चला गया। उसके पीछे ही पीछे रात के ड्यूटी क्लर्क ने भी अंदर दाखिल होना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसका मेरे इल्म में आना जरूरी है। दरवाजा फिर खुला और वो भी अंदर चला गया। रूही एक कुर्सी पर बैठी हाँप रही थी। बारीक मूंछों वाला एक तरफ खड़ा उसे तशवीश आमेज नजरों से देख रहा था। हमीद भी अभी बैठा नहीं था। मसेरी पर एक बोतल पड़ी थी जिससे कोई सयाल चीज निकलकर बिस्तर पर फैल गई थी। क्या बात थी? क्लर्क ने पूछा। मैं सो रही थी, किसी ने मुझ पर तेजाब डालने की कोशिश की। उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। बोतल बिस्तर पर गिर गई। मैं उछलकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसने टांग फंसाकर मुझे गिरा दिया। वो मेरा गला घूंट ही रहा था कि बाहर से किसी ने आवाज दी। फिर दरवाजा तोड़ा जाने लगा और वो मुझे छोड़कर गुसल खाने में घुस गया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर भागी। क्या गुसल खाने में दूसरी तरफ भी कोई दरवाजा है? हमीद ने पूछा। ओ डॉक्टर साहब! रूही इस तरह चौंक कर खड़ी हो गई जैसे उसे अभी तक उसकी मौजूदगी का इल्म ही ना रहा हो। उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, तशरीफ रखिए। ठीक है, आप बैठिए। वो जो कोई भी रहा हो, बारीक मूंछों वाले ने कहा। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर निकल गया। और तुम उसी कमरे में सो रहे थे? रूही चिल्लाकर उसकी तरफ मुड़ी। मुझे खुद हैरत है कि मेरी आंख क्यों नहीं खुली, बारीक मूंछ वाले ने कहा। फिर हमीद की तरफ देखकर तंजिया अंदाज में बोला, हालांकि आपने अपने कमरे से चीख सुनी थी जो कई कमरों के बाद है। नहीं, मैं ठीक इसी कमरे के सामने था। पहले आपने क्या कहा था? बारीक मूंछों वाले की आवाज बुलंद हो गई। खामोश रहो, रूही हाथ उठाकर बोली। पहले मैंने इसलिए झूठ कहा था कि दर्जनों आदमियों के सवालात का बार संभालना मेरे बस से बाहर होता। मैं आपकी मशकूर हूँ, रूही ने मुज़महिल आवाज में कहा। आपकी वजह से मेरी जान बच गई। तेजाब फेंकने वाला इसी रास्ते से आया भी होगा जिससे फरार हुआ था, हमीद ने बारीक मूंछ वाले की आंखों में देखते हुए कहा और उसने हमीद के चेहरे से नजर हटा ली। मैं नहीं जानता, उसने लापरवाही से अपने शानों को जुम्बिश दी। मैं फरार के रास्ते को देखना चाहता हूँ, हमीद ने रूही से कहा। जरूर देखिए। क्या आप पुलिस को तलब करना चाहती हैं? क्लर्क ने रूही से पूछा। यकीनन, रूही ने खड़े होते हुए कहा। फिर बारीक मूंछ वाले की तरफ देखकर बोली, तुम इनके साथ जाकर पुलिस को फोन कर दो। उसके अंदाज में हिचकिचाहट थी, लेकिन उसे क्लर्क के साथ जाना ही पड़ा। मेरा ख्याल है कि ये हजरत पुलिस को इत्तला देने में हिचकिचा रहे हैं, हमीद ने कहा। उसे हिचकिचाना ही चाहिए, रूही बोली। क्यों? जाहिर है कि पुलिस अपने सवालात से उसे परेशान कर देगी। हमलावर उसी के कमरे की तरफ से आया और उसी की तरफ से फरार भी हुआ, लेकिन वो सोता रहा। आपने उसे सिर्फ फरार होते देखा था, हमीद ने कहा।
आया भी उधर ही से होगा। मैं तो अपना कमरा अंदर से मुकफ्फल करके सोई थी। हो सकता है कि वो भी कमरा मुकफ्फल करके सोया हो, लेकिन तीसरे कमरे की खिड़की में सलाखें नहीं है, रूही ने कहा। उस बॉडीगार्ड के अलावा भी तो और कोई साहब थे आपके साथ? जी हाँ, लेकिन वो शहर में रहते हैं, यहीं के बाशिंदे हैं। मैं हर साल गर्मियों में यहाँ आती हूँ। हमारी जान पहचान कई साल पुरानी है। आपसे जान पहचान पैदा करने की मुतमन्नी तो सैकड़ों रहते होंगे। क्या इस जान पहचान की कोई खास वजह है? ओहो, रूही मुस्कुराई। आप तो किसी वकील की तरह जगह कर रहे हैं। मुझे करना ही चाहिए, हमीद ने संजीदगी से जवाब दिया, क्योंकि आपका बॉडीगार्ड दर्जनों आदमियों के सामने मुझ पर शुबा जाहिर कर चुका है। जाहिर है कि इस सिलसिले में पुलिस भी इससे पीछे ना रहेगी। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने तो आपके मुतालिक अभी तक कोई बुरी बात नहीं सोची। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई। खैर, क्या पुलिस के आने से कबल मुझे तीनों कमरे दिखा सकेंगी? आइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। हमीद ने सबसे पहले गुस्लखाने का जायजा लिया। ये दोनों कमरों का मुश्तरका गुस्लखाना था और इस वक्त भी दूसरी तरफ का दरवाजा खुला हुआ था। एक हिस्से में गुस्लखाने के फर्श पर मामूली सी नमी थी, बस ऐसी कि इस पर पड़ा हुआ पैर का निशान साफ नजर आ रहा था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो हमला आवर ही के पैर का निशान रहा हो। हमीद आगे बढ़ा, दूसरे कमरे पर गहरी नजर डालता हुआ वो तीसरे कमरे में आया। रूही साथ थी। वो देखिए, उसने जल्दी से कहा, खिड़की खुली हुई है। हमीद ने उसे भी अच्छी तरह देखा भाला और फिर रूही की तरफ मुड़कर बोला, ये तीसरा कमरा आपने क्यों लिया है? उठने बैठने के लिए। आप जानते हैं कि बेशुमार लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, और फिर वैसे भी दो एक कमरों में उलझन होती है। मैं तो और भी लेना चाहती थी, मगर हम मिल नहीं सके। हमीद थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ये सारी मुसीबत उस बिल्ली की वजह से आई। आपने सुबह मेरा मजाक उड़ाया था। अगर आप इसे खो जाने देती या मिल जाने के बाद भी उसे फेंकवा दिया होता तो ये रात सुकून से गुजरती। मैं नहीं समझ सकती कि दूसरे वाकये से बिल्ली का क्या ताल्लुक। हमला आवर उसी दौरान में आपकी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ होगा जब आप बेहोश हो जाने के बाद पीछे ले जाई गई थी। ये कैसे कहा जा सकता है? मेरे ख्याल में यही हुआ है। हमीद कुछ सोचने लगा। क्या प्रेस रिपोर्टरों से उसी कमरे में मिली थी? जी हाँ। उनके जाने के बाद आपने दरवाजा मुकफ्फल किया होगा? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। और खिड़की? इसका तो खास तौर पर ख्याल रखा होगा क्योंकि उसमें सलाखें नहीं हैं। जी हाँ, मैंने उसे काबिल इत्मीनान हद तक आजमा लिया था। दोनों चटखनियां लगा दी थी। फिर बताइए कि वो किधर से आया? अब या तो इसे तस्लीम कीजिए कि वो पहले ही से इन कमरों में मौजूद था, या फिर अपने बॉडीगार्ड पर शुबा कीजिए। बॉडीगार्ड पर शुबा नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा चचाजाद भाई भी है। तब फिर वो उन्हीं कमरों में था, और उन तीनों कमरों में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां कोई भी निहायत आसानी से छुप सकता है। कौन सी जगह? आपकी मसेरी के नीचे। नहीं। रूही खौफजदा नजर आने लगी। इसके अलावा और कोई जगह नहीं हो सकती। मसेरी पर पड़ी हुई चादर चारों तरफ से फर्श पर लटकी हुई है, छुपने के लिए बेहतरीन जगह। रूही कांप गई। वो अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरती हुई बार बार पलक के झपका रही थी। आइए मैं आपको दिखाऊं। हो सकता है कि वो वहां अपनी मौजूदगी के कुछ सबूत नादानिस्ती में छोड़ गया हो। ओह, आप तो बिल्कुल सुराग रसानों की सी बातें कर रहे हैं। हाँ, आइए, मुझे दुनिया की बतेरी चीजों से दिलचस्पी है। हमीद इस वक्त 100% फरीदी की नकल कर रहा था। गुफ्तगू का अंदाज, चलने का अंदाज, सोचने की एक्टिंग, किसी में भी सर मुंह फर्क नहीं था। वो फिर ख्वाबगाह में वापस आ गए। हमीद ने मसेरी के नीचे झूलती हुई चादर पलट दी और काफी देर तक टॉर्च की रोशनी में फर्श का जायजा लेता रहा, लेकिन उसे किसी किस्म के निशानात नहीं मिल सके। हैरत अंगेज, उसने सीधे खड़े होते हुए कहा, जी? अब मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमला आवर की पैदाइश ही इसी कमरे में हुई थी। मैं नहीं समझी। यानी कि यहाँ भी किसी किस्म के निशानात नहीं हैं, लिहाजा ये जरूरी नहीं कि तेजाब की बोतल पर उसकी उंगलियों के निशानात मिल ही जाएं। अब ऐसी सूरत में क्या कहा जा सकता है, आप खुद सोचिए। नहीं, मैं शाहिद के मुतालिक सोच भी नहीं सकती कि इस हरकत पर उसका हाथ होगा। शाहिद यानी बॉडीगार्ड? जी हाँ, मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? हमीद अजीब अंदाज में मुस्कुराया, फिर बोला, आपकी श्यामी बिल्ली कहाँ गई? ओह, उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। वो कहाँ गई? रूही हैरत से चारों तरफ देखने लगी। वो भी गई, हमीद ने मायूसी से कहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो एक आराम कुर्सी में गिरती हुई बोली, मेरा ख्याल है कि आप बिल्ली के बजाय अपने बॉडीगार्ड के मुतालिक सोचिए। क्यों? रूही बेसाख्ता चौंक पड़ी। वो अभी तक वापस नहीं आया, हालांकि पुलिस को फोन करने के बाद उसे कुदरती तौर पर यहाँ वापस आने में जल्दी करनी चाहिए थी। आप ठीक कह रहे हैं, उसने आहिस्ता से तशवीशकुन लहजे में कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर रूही बोली, मैं तन्हा नीचे नहीं जा सकती, हकीकतन उसे वापस आ जाना चाहिए था। चलिए मैं देखता हूँ। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, रोकती हुई बोली।
मैं हकीकतन आपसे बहुत नादिम हूँ, सुबह मैंने काफी गुस्ताखी की थी। कोई बात नहीं, हमीद ने लापरवाही से कहा और उसके साथ राहदारी में निकल आया। फिर अचानक उसे कासिम की बकवास का ख्याल आया और वो चलते चलते रुक गया। ठहरिए, उसने रूही से कहा, जरा मैं इस खिड़की को बाहर से भी देख लूं। मेरा ख्याल है कि नहीं, खैर जाने दीजिए, हमें पहले नीचे ही चलना चाहिए। क्यों, कोई खास बात? नहीं, आइए। वो नीचे आए। क्लर्क अपनी कुर्सी पर बैठा हो रहा था और डाइनिंग हॉल में उसके अलावा और कोई नहीं था। शाहिद कहाँ गया? रूही मुस्तरबाना अंदाज में बोली। उनकी आहट पर क्लर्क चौंक कर आंखें फाड़ने लगा, फिर खड़ा हो गया। वो साहब कहाँ हैं जो फोन करने आए थे? वो उसी वक्त वापस चले गए थे। बाहर? जी नहीं, ऊपर। क्या तुमने उन्हें जीनों पर चढ़ते देखा था? जी हाँ, क्यों? हमीद क्यों का जवाब देने के बजाय रूही की तरफ मुड़ा, जिसके चेहरे पर एक बार फिर हवाइयां उड़ने लगी थी। अब क्या है? हमीद ने आहिस्ता से कहा। मैं क्या बताऊं, मेरा तो सर बुरी तरह चकरा रहा है। क्या वो ऊपर नहीं है? क्लर्क ने पूछा। नहीं, हमीद ने कहा और रूही की तरफ देखने लगा। बताइए, मैं क्या करूं? रूही बोली। कुछ नहीं, हमीद ने कहा। चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर क्लर्क के करीब जाकर बोला, क्या उसने पुलिस को फोन किया था? जी हाँ। तुम्हें यकीन है? यकीन क्यों ना हो जनाब, जबकि नंबर मैंने ही डायल किए थे। उसने क्या कहा था? ये तो मुझे याद नहीं, सोचकर भी नहीं बता सकते। मैं दरअसल उस वक्त यहाँ नहीं था, नंबर डायल करके किचन में चला गया था। लेकिन हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुमने उन्हें ऊपर जाते देखा था। जी हाँ, मैं उस वक्त किचन से वापस आया था। क्या तुम्हारे इल्म में आए बगैर भी लोग इस वक्त बाहर जा सकते हैं? जी नहीं, बिल कैप्टन इस वक्त किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, तावक्त है कि ये बात मेरे इल्म में ना आ जाए। हमीद कुछ और बोलने वाला था कि भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। एक सब इंस्पेक्टर 3 कांस्टेबलों के साथ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। मामला चूंकि एक मशहूर फिल्म स्टार का था, इसलिए जरा ही सी देर में सब इंस्पेक्टर ने सारे होटल को मैदान हशर में तब्दील करके रख दिया। मजीद कांस्टेबल तलब कर दिए गए और बॉडीगार्ड की तलाश में होटल का गोशा गोशा छान मारा गया, लेकिन वो कहीं ना मिला। इसी दौरान में सब इंस्पेक्टर को हमीद के मुतालिक भी मालूम हुआ और वो उसे ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे वो किसी की जेब काट कर भागा हो। क्यों जनाब? उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा। इस वक्त आपके सितारों का क्या हाल है? बहुत शानदार है, हमीद ने ऐसी संजीदगी से कहा जिसमें धमकाने का अंदाज था। क्या रामगढ़ में कुछ ऐसे आदमी मिल सकेंगे जो आपकी जमानत दे सकें? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको बात शुबात की बिना पर हिरासत में भी ले सकता हूँ। आप तो आसमान में सुराख कर सकते हैं, कासिम हाथ नचाकर बोला। वो भी अब डाइनिंग हॉल में आ गया था। आप कौन है? सब इंस्पेक्टर कासिम की तरफ मुड़ा। वो करीब ही खड़ा था और सब इंस्पेक्टर को उसकी शक्ल देखने के लिए अपना सर का निचला हिस्सा करीब करीब पुष्ट से लगा देना पड़ा। मैं हूँ। आप डॉक्टर ओहान की तौहीन कर रहे हैं। मैं इनकी जमानत दे सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप कौन है। सब इंस्पेक्टर कुछ मरूब सा हो गया था। अगर मैं खुद को पहचानना चाहूँ। ओ कासिम साहब, हमीद जल्दी से बोला, आप खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यहाँ मेरी कोई जमानत नहीं दे सकेगा, हमीद आहिस्ता से बोला। आप मुझे यकीनन हिरासत में ले लीजिए। दफतन कासिम को याद आ गया कि हमीद महकमा सुराग रसानी का एक ऑफिसर है और वो बेसाख्ता हंस पड़ा। फिर बोला, जरूर हिरासत में ले लो यार, मजा आ जाएगा। सब इंस्पेक्टर से मुतैयाराना अंदाज में देखने लगा। बाज औकात इत्तफाकात भी आदमी का बहुत साथ देते हैं और कुछ इस तरह उसके झूठ का भरम कायम रहता है कि देखकर हैरत होती है। सब इंस्पेक्टर ने हमीद को गोया बांध ही लिया था। न सिर्फ रूही बल्कि होटल के भतेरे आदमियों ने उसकी हरकत के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन सब इंस्पेक्टर उसे कोतवाली ही ले जाने पर तुल गया था। तकरीबन 4:30 बज गए थे। रामगढ़ की पहाड़ियां सुकूत में नहाई हुई खड़ी थी, लेकिन सड़कें अब वीरान नहीं थीं। उन पर बार बारदार खच्चर गाड़ियों की कतारें नजर आने लगी थीं। नंदा से गाड़ी बांध तरह तरह की आवाजें निकालकर खच्चरों को हाँक रहे थे। अचानक पुलिस कार एक खच्चर से जा टकराई। खुद सब इंस्पेक्टर ही कार ड्राइव कर रहा था। उसके हाथ पैर फूल गए। शायद वो ड्राइविंग के मामले में अनाड़ी भी था और महज शौकिया ड्राइव कर रहा था। ड्राइवर उसके करीब अगली सीट पर ही मौजूद था। अगर फौरन ही एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार करता तो शायद कार खच्चर गाड़ी से टकराने के बाद सड़क की बाएं जाने वाली खड्ड में जा गिरी होती। गाड़ी बांध के मामूली चोटें आई थी, मगर एक खच्चर बुरी तरह जख्मी था। बहरहाल वो दोबारा नहीं उठ सका। कार में जितने भी आदमी थे नीचे उतर आए। सब इंस्पेक्टर बुरी तरह बदहवास नजर आता था। इसे अस्पताल पहुंचाना भी आप ही के फराइज में से है, हमीद ने तंजिया लहजे में कहा। सब इंस्पेक्टर खामोशी रहा। पुलिस की दूसरी गाड़ी भी उठ गई थी। जख्मी गाड़ी बांध को एक दूसरी गाड़ी में डालकर अस्पताल भेज दिया गया। अब 5:30 बज गए थे और हमीद को बुरी तरह गुस्सा आने लगा था। आप लोगों को न जाने किस मस्करे ने इन ओहदों पर रखा है, हमीद ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। आप बेकार बातें न कीजिए,
सब इंस्पेक्टर भी चिल्ला गया। अभी होश नहीं आया? हमीद सर्द लहजे में बोला। अच्छा, अब किसी दूसरे हादसे के लिए तैयार हो जाइए, कोतवाली अभी बहुत दूर है। आप खामखा अपनी रूहानी कुव्वतों का रूप डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उसी वक्त पीछा छोड़ती है जब रूह से खाली हो जाए। खैर चलिए, मैं देखूंगा कि मेरी रूह मेरा जिस्म छोड़ती है या आपका जिस्म वर्दी से महरूम होता है। मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाइए, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करूंगा। इस जुमले से सब इंस्पेक्टर की खोपड़ी हवा से बातें करने लगी और वो कुछ देर पहले का हादसा भी भूल गया। बात ही ऐसी थी, शायद ही कभी ऐसे बेबाक आदमी से वास्ता पड़ा हो। उसे पुलिस का वकार खतरे में नजर आने लगा और वो गरज कर बोला, मालूम हो गया कि आपके साथ शराफत का बर्ताव फजूल है। क्या आपसे कोई कानूनी फेल सरदर्द हुआ है जिसकी मजबूती की बिना पर आप मुझे धमका रहे हैं? हमीद ने सर्द लहजे में पूछा। क्या मतलब? जिसका मामला है उसने मुझ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था, हमीद बोला। एक ज़ईफुल एतकाद औरत होने की बिना पर डरती है और एक रासिखुल एतकाद मर्द होने की वजह से इस बार आप इस कार को किसी खड्ड में गिराएंगे, लिहाजा बराए करम मुझे किसी दूसरी कार में बिठा दीजिए। सब इंस्पेक्टर अंधेरे में उसे घूरने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। कार बदस्तूर चलती रही। इस बार उसे सब इंस्पेक्टर खुद नहीं ड्राइव कर रहा था। कोतवाली पहुंचते पहुंचते 6 बज गए। इधर से शायद रूही बार बार यहाँ डॉक्टर ओहान के लिए फोन करती रही थी, क्योंकि वहाँ कई लोग उस पुरस्कार आदमी डॉक्टर ओहान के मुंतजिर थे। उनमें रामगढ़ का एसपी कैप्टन माथुर भी था। जैसे ही हमीद पर उसकी नजर पड़ी, उसका मुंह रस से खुल गया और हमीद जल्दी से बोला, आहा कप्तान साहब, अपने कदीम खैरखा डॉक्टर ओहान से एक बार फिर मिलिए, लेकिन इस बार इसकी हैसियत एक मुजरिम की सी है। माथुर गड़बड़ा कर रह गया, फिर फौरन ही संभल कर बोला, ओहान पिछली बार हम मिले थे वहाँ। ओ डॉक्टर बैठिए बैठिए, रूही तकरीबन 4 बजे से मुझे बराबर फोन करती रही है। मुझे अफसोस है कि इन लोगों ने आपको खामखा तकलीफ दी। फिर उसने घड़ी की तरफ देख कर कहा, अब घर ही चलिए, आप बड़े मौके से मिल गए। मैं आजकल शिद्दत से आपकी जरूरत महसूस कर रहा था, बहुत सी बातें करनी है। सब इंस्पेक्टर जो हमीद को अपने साथ लाया था बहुत ज्यादा बदहवास नजर आने लगा था, लेकिन जब हमीद ने उसकी तरफ ध्यान तक ना दिया, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे वो कोई बहुत ही कम रुतबा आदमी हो। कैप्टन माथुर का बंगला कोतवाली की हुदूद में था। वो दोनों बाहर निकल कर बंगले की तरफ चल पड़े। क्या चक्कर है हमीद मियां? माथुर ने मुस्कुरा कर पूछा। कोई खास चक्कर नहीं था, मगर अब चक्कर हो गया है। फरीदी कहाँ है? मैं तन्हा आया हूँ। माथुर और फरीदी तालिब इल्मी के जमाने में भी गहरे दोस्त और हम जमात थे, और मैं छुट्टी पर हूँ, हमीद ने थोड़ी देर बाद कहा। वो दोनों बंगले में पहुंच गए थे। माथुर बोला, नाम तब्दील करने की जरूरत क्यों पेश आई थी? यूं ही तफरीन, मैं अपनी जिंदगी की अफसानियत से उकता गया हूँ, हत्ता कि मुझे अपना नाम भी गिरा गुजरने लगा है। मेरा बस चले तो अपना नाम अब्दुल गफूर हुदूद भाई रख लूं। तुम रूही के पीछे आए हो, बेकार बातें ना करो। माथुर मुस्कुराया। रूही से यही दिलकशा में मुलाकात हुई है, लेकिन अब मैं रूही से ज्यादा दिलकशा की इमारत में दिलचस्पी ले रहा हूँ। क्यों? बैठो बैठो। माथुर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। रूही का बॉडीगार्ड पुरस्कार तौर पर गायब हो गया, हालांकि उसके बाहर जाने के इम्कानात नहीं थे। हो सकता है वो खुद ही इन वाकयात का जिम्मेदार हो सकता है, मगर होटल से उसका गायब हो जाना क्या मायने रखता है? उसे गायब हो जाने दो। माथुर हमीद की तरफ सिगरेट का डब्बा बढ़ाता हुआ बोला, मैं पहले चाय पीऊंगा माथुर साहब, सिगरेट नहीं। ओ यार माफ करना, ठहरो, मेरा ख्याल है कि 10-15 मिनट बाद हमें नाश्ता मिल जाएगा। और आप क्या कहने जा रहे थे? मेरा ख्याल है कोई अहम बात थी। हाँ बहुत ही अहम, मगर फिलहाल तुम रूही के चक्कर में ना पड़ो तो बताऊं। रूही नहीं, दिलकशा का चक्कर कहिए। वो कुछ भी हो, रूही पर इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और मैं उसे जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं देता। वो खुद मशहूर फिल्म स्टार है, उसके हरीफ भी हो सकते हैं, मगर वो इन वारदातों के सिलसिले में किसी खास आदमी पर शुबा नहीं जाहिर करती। जाहिर है ऐसी सूरत में क्या हो सकता है? खैर खैर, आप अपनी बात कहिए। यहाँ एक इदारा है जिसने मुझे उलझन में डाल रखा है। इदारा क्या, इसकी एक शाख है जिसका दावा है कि उस इदारे की शाखें सारे मुल्क में फैली हुई हैं। बहरहाल ये इदारा अजीब है और उसके इश्तिहारात अजीब तरीन, मगर मेरी छठीस कहती है कि उस इदारे के तहत जराइम हो रहे हैं। इदारे की नौयत? हमीद ने पूछा। ओ मैं कितना अहमक हूँ, गोया उधार खाए बैठा हूँ। माथुर ने खजालत आमिर मुस्कुराहट के साथ कहा कि जब भी तुम मिलो इसका तस्करा ले बैठूं। परवाह मत कीजिए, बताइए तो सही। नहीं, नाश्ते के बाद, और फिर हो सकता है कि मेरा शुबा बेबुनियाद हो। फिर क्या नाश्ते के इंतजार में हम खामोश बैठे रहेंगे? नहीं भाई, माथुर ने हंसकर कहा, कुछ और बातें करो। दूसरी बातों में आजकल सिर्फ रूही मेरा मौजू है। मुझे तो नफरत है फिल्म स्टारों से। नफरत की वजह नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप कर्नल फरीदी के दोस्तों में से हैं। अचानक फोन की घंटी बजी और माथुर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, ओ हाँ, डॉक्टर ओहान फिलहाल मेरे मेहमान हैं। मैं उन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। सब इंस्पेक्टर को इसका इल्म नहीं था। सब ठीक? हाँ अच्छा।
माथुर ने रिसीवर हमीद की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से बोलने वाली रूही थी। मैं ठीक हूँ, हमीद ने कहा। फिलहाल माथुर के साथ हूँ, शायद 10 बजे तक मेरी वापसी हो। अच्छा, नहीं, कोई खास बात नहीं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। मुझे मालूम नहीं था कि माथुर साहब रामगढ़ी में हैं। अच्छा, हमीद ने रिसीवर रख दिया। वो तुमसे बहुत ज्यादा मुतासिर मालूम होती है, माथुर मुस्कुराकर बोला। क्यों ना मालूम हो, मेरा नाम हमीद है। मगर अभी तो तुमने इस नाम से बेदारी जाहिर की थी, माथुर ने हंसकर कहा। मेरा नाम डोंगरे का बाल अमृत है। कुछ देर बाद चाय आ गई। माथुर कुछ फिक्रमंद सा नजर आने लगा था। उसने थोड़ी देर बाद कहा, तुम रूही के मामलात में जरूर टांग अड़ाओगे। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा हो? इस चक्कर में पड़ना वक्त की बर्बादी ही होगी। जरा ये तो सोचो कि उस पर आज तक कोई हमला कामयाब क्यों नहीं हुआ, और हर बार तेजाबी का किस्सा सुनने में आया है। रूही का बयान है कि वो सो रही थी, किसी ने उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की। इससे पहले भी 2 बार सरे राह उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की कोशिश की गई थी। हाँ, मुझे मालूम है। मैं कहता हूँ, आखिर पिछली रात वाली कोशिश कैसे नाकाम रही? वो सो रही थी, अगर जागगी पड़ती तब भी उसके चेहरे पर तेजाब तो डाला जा सकता था। आप कहना क्या चाहते हैं? हमीद ने पूछा। अनकरीब एक्ट्रेसों में मुकाबला हुस्न होने वाला है। हो सकता है कि इस तरह रूही जजों की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रही हो। उसके मुकाबले में सिर्फ 2 एक्ट्रेसें आएंगी, और वो भी उससे किसी तरह कम नहीं। मैं समझता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि उसका गुमशुदा बॉडीगार्ड दरअसल उसका कजन था। फिर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मतलब साफ है, शायद रूही को भी इस आखिरी हरकत के बाद ही उसके गैर फितरी होने का एहसास हो गया था, इसलिए उसने बॉडीगार्ड ही को भगा दिया ताकि उसकी मदैखा खेज हरकत को हकीकत का रंग दिया जाए। जाहिर है कि एक मामूली जहानत का आदमी भी ऐसी सूरत में यही सोचेगा कि बॉडीगार्ड का हाथ साजिश में जरूर था, वरना वो इस तरह भाग क्यों जाता? ये सब कुछ मुमकिन है माथुर साहब। फिर कुछ नहीं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं रूही से ज्यादा दिलकशा की इमारत में दिलचस्पी ले रहा हूँ। होगा यार, खत्म करो। मैं उकता गया हूँ इन तस्करों से। अब तफरी बातें करो, सुबह से शाम बस वही जराइम की बातें। मैं भी अपनी जिंदगी की अक्सानियत से तंग आ गया हूँ। आहा, तो फिर आप मुझे उस इदारे के मुतालिक बताइए, हो सकता है उसी में कोई तफरी पहलू निकल आए। तुम नहीं बात आओगे? आपको मुझसे तस्करा करना ही नहीं चाहिए था। तुम अपनी शादी कब कर रहे हो? माथुर ने पूछा। मरने से सिर्फ 1 घंटा कबल, ताकि कब्र में औलाद का सुख नसीब हो। बात उड़ाने की कोशिश न कीजिए, मुझे उस इदारे के मुतालिक बताइए। भाई, हो सकता है मैं उस सिलसिले में गलती पर हूँ। खैर, मैं समझा। हमीद ने एक तवील सांस ली और फिर कहा, आप मुतमईन रहिए, मैं अब नहीं पूछूंगा। वैसे मैं इतना अहमक भी नहीं कि आपके मामलात में खामखा दखल दूं। तुम गलत समझे। खैर सुनो, यहाँ एक इदारा है जो खुद को रवाबत आमा का इदारा कहता है। उसका दावा है कि उसकी शाखें सारे मुल्क में फैली हुई हैं। ठहरो, मैं तुम्हें उसका एक कारोबारी इश्तिहार दिखाता हूँ, उससे सब कुछ समझ जाओगे। माथुर ने उठकर एक मेज की दराज खोली और उसमें से एक इश्तिहार निकालकर हमीद के सामने फैला दिया। जिल्ली हुरूफ में सुर्खी थी, दुश्मन को जेर करने के लिए हमारी खिदमत हासिल कीजिए। खूब, हमीद सर हिलाकर बोला और नीचे का मजमून पढ़ने लगा। अगर आप अपने किसी दुश्मन से तंग आ गए हों और उसका कुछ बिगाड़ भी ना सकते हों, तो हमसे रुजू कीजिए। हम मुनासिब मुआवजे पर आपकी तरफ से निपट लेंगे, और आप कानून या अखलाकी नुक्ता नजर से मौरिद इल्जाम भी नहीं होंगे। तफसील के लिए हमारा मतूबा तरीक़ेकार मुफ्त तलब फरमाइए। क्या मसखरापन है? हमीद बड़बड़ाया। मगर उसका दफ्तर बड़ा शानदार है, तकरीबन 30 या 40 क्लर्क काम करते हैं। महज बकवास है। फिर भी इसमें वो लिखते हैं कि हम वो नफ्सियाती तरीका इख्तियार करते हैं कि दुश्मन अपनी दुश्मनी भूल जाता है, मसालियत के लिए खुद ही याद बढ़ाता है, वगैरह वगैरह। अब तक कोई ऐसा मिला भी है जिसका दुश्मन जेर हुआ हो? हमीद ने पूछा। हाँ, शुरू में मैंने तफ्तीश कराई थी। नतीजे के तौर पर 3 ऐसे आदमी मिले जिन्होंने इस इदारे की खिदमत हासिल की थी। उन्होंने बताया कि उस इदारे का दावा गलत नहीं है, उनके दुश्मन अब गुलाम बेदाम हैं। उन्होंने उन तीनों दुश्मनों के पते भी बताए। उन दुश्मनों में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस भी निकला। मैंने इस सिलसिले में उससे सवालात किए और ये नतीजा अखज़ किया कि उसने एक ऐसे शख्स को माफ कर दिया जिसने उसकी भांजी को अगवा किया था। सब इंस्पेक्टर को इसका इल्म भी है कि उसने उसके ख्यालात बदलने के लिए इदारे की खिदमत हासिल की थी। बहरहाल अब वो भी इस इदारे की कारकर्दगी का मद्दा है। वहाँ कोई शख्स है डॉक्टर सलमान, उसी ने सब इंस्पेक्टर के ख्यालात बदले थे। उसके मुतालिक सुना जाता है कि वो माहिर नफ्सियात है। माथुर खामोश हो गया। फिर हमीद बोला, क्या उस इदारे का वजूद गैर कानूनी है? कतई नहीं। फिर आपको क्यों परेशानी है? मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ये इदारा बुरी तरह खटकता है और जहन इसके फ्रॉड होने में कोई शुबा नहीं रखता। बाज औकात हमारी छठी हित हमें धोखा भी दे जाती है। हमीद ने कहा, भाई खत्म करो ये तस्करा, मुझे वहशत होती है।
मैं सिर्फ ऑफिस ही में सुपरिटेंडेंट होता हूँ। तो फिर आइए रूही की बातें करें। नहीं, मुझे फरीदी के मुतालिक कुछ बताओ, मैंने इसे काफी अरसे से नहीं देखा। फरीदी साहब का ये हाल है कि पास पड़ोस में एक भी औरत नहीं दिखाई देती। लोगों ने अपनी बीवियों को वहां से हटा दिया है। क्या मतलब? महज इस ख्याल से कि फरीदी साहब की दिल आजारी ना हो। हमारे पड़ोसी नहायत शरीफ हैं। ओह! मातम हंसने लगा। अब गालिबन हमीद बोल रहा है। क्यों भाई, ये दिल आजारी किस किस्म की है? मैं बिल्कुल नहीं समझा। औरतों को देखकर उनकी दिल आजारी होती है। उनका बस चले तो शहर की सारी औरतों के लिए एक बहुत बड़ा कांजी हाउस बनवा दें। माता फिर हंसने लगा और कुछ देर बाद बोला, तुम्हारी कैसी निभ रही है? हाँ मातर साहब, आप तो ऐसे अंदाज में पूछ रहे हैं जैसे फरीदी साहब मेरे शौहर हो। हमेशा उल्टी खोपड़ी वाली बातें करते हो। कबल इसके कि हमीद कुछ कहता, फोन की घंटी बजी। मातर ने रिसीवर उठाकर हमीद की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से कासिम चीख रहा था, डॉक्टर ओहान, डॉक्टर ओहान। हाँ जनाब, डॉक्टर ओहान बोल रहा हूँ, हमीद ने कहा। अबे डॉक्टर ओहान, तुम्हारे कमरे में धुआं भरा हुआ है। अब दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों? वहाँ बाहर हुक पर कुंजी मौजूद होगी। नहीं, वो भी गायब हो गई है। तुम जल्दी आओ, रूही साहिबा भी यही कह रही हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, हमीद ने कहा और रिसीवर क्रेडल में डाल दिया। फिर उसने बहुत जल्दी में ये इत्तला माथुर को दी और वहां से होटल दिलकशा के लिए रवाना हो गया। हमीद इस वक्त वहां पहुंचा जब उसका कमरा एक अच्छे खासे कबाड़खाने में तब्दील हो चुका था। दरवाजे तोड़ दिए गए थे, लेकिन वहां उसे अपनी एक चीज भी ऐसी ना मिली जो किसी तरह भी दाया हुई हो। अलबत्ता कमरे में बदनिज़मी और बेतरतीबी जरूर नजर आ रही थी। दरवाजे पर कासिम किसी खूंखार चौकीदार की तरह जमा खड़ा था। डॉक्टर ओहान घपला, कासिम ने अपने होठ सुकोड़ कर कहा। धुएं का एम क्यों कर हुआ था? हमीद ने पूछा। अरे पूरे कमरे में गहरा धुआं भरा हुआ था, ऊपर रोशनदान से निकल रहा था, मगर यहाँ कोई चीज जाया नहीं हुई। हत्ता कि ये मालूम नहीं होता कि यहाँ आग भी रही है। तब फिर मैं ही धुआं छोड़ रहा हूँ, कासिम ने बुरा मान कर कहा। इतने में रूही आ गई। यहाँ बड़ी अजीब बातें हो रही हैं डॉक्टर, उसने कहा। मैंने भी रोशनदान से धुएं के बादल निकलते देखे थे, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर से धुआं ही धुआं था, आग का निशान भी नहीं था। हमीद कुछ ना बोला। क्या आप मुझसे खफा हैं? रूही ने उसके करीब आकर पूछा। मैं आपको नहीं पहचानता, हमीद ने बेरुखी से कहा और जीनों की तरफ मुड़ गया। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर उसने एक वेटर से मैनेजर के मुतालिक पूछा। मैनेजर अपने कमरे में मौजूद था। हमीद सीधा वहीं चला गया। ओ डॉक्टर साहब, मैनेजर उठता हुआ बोला। जनाब, मैं तो पागल हो जाऊंगा, खुदारा मुझे माफ कर दीजिए। पिछली रात मैंने आपकी शान में गुस्ताखियां की थी। कमरे का दरवाजा किसकी इजाजत से तोड़ा गया है? ओ देखिए, ऐसी सूरत में जबकि दरवाजा खोलने के सारे जुराए खत्म हो चुके थे, मैं क्या करता? मगर मैं पागल हो जाऊंगा। वहाँ आग तो थी ही नहीं, सिर्फ धुआं था। अगर मेरी कोई चीज जाया हुई होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे साहब, कोई कमरे के अंदर कदम ही नहीं रख सका। वो देवजात दरवाजे पर अड़ गया था। मुझे बड़ी तशवीश थी जनाब। वो लोग आपको कोतवाली ले गए थे। पुलिस वाले दूसरे की पोजीशन का जरा बराबर भी ख्याल नहीं रखते। आप मुतमईन रहिए जनाब, मेरी पोजीशन मजबूत और महफूज है, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन जनाब, अगर आप इजाजत दें। मैनेजर खामोश हो गया। हमीद खामोशी से मुस्तफसराना अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा। अगर आप इजाजत दें तो एक दरख्वास्त करूं। क्या बात है? अगर आप यहाँ से कहीं और तशरीफ ले जाएं तो मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा। क्या बकवास है? हमीद बिगड़ गया। मेरा बिजनेस तबाह हो जाएगा जनाब, मैनेजर गिड़गिड़ाया। क्यों? दूसरों का ख्याल है कि आपके साथ कोई शैतानी ताकत है। हमीद हंसने लगा, फिर अपनी बाईं आंख दबाकर बोला। आपका क्या ख्याल है? मेरा फिर बताइए, आपके कमरे में वो धुआं कैसा था? आप मुझे ये बताइए कि रूही का बॉडीगार्ड कहाँ गया? जहन्नुम में। मैनेजर दफतन चिल्लाकर खड़ा हो गया। आपको कमरा छोड़ना पड़ेगा, आज और अभी। मैं बहुत खराब आदमी हूँ। सूरत ही से जाहिर है, हमीद ने लापरवाही से कहा। लेकिन कमरा तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं खाली करा सकते। और पिछली रात तुमने मुझे इश्क की जो दास्तान सुनाई थी, बिल्कुल बंडल थी। तुम रोजाना जिंदगी में खुद को बेवकूफ जाहिर करना चाहते हो, लेकिन ये हकीकत है कि तुम इंतहाई खतरनाक आदमी हो। हाँ, मैं खतरनाक भी हो सकता हूँ, मैनेजर उसे कहर आलूद नजरों से घूरता हुआ बोला। चंद लम्हे अपनी चिकनी खोपड़ी पर हाथ फेरता रहा, फिर कहने लगा। मैं इसके लिए पुलिस की मदद नहीं तलब करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम इसी तरह रो रो कर कहते रहो, हो सकता है मुझे तुम पर रहम आ ही जाए, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा और कमरे से निकल आया। डाइनिंग हॉल से गुजरकर वो जीने की तरफ जा ही रहा था कि काउंटर क्लर्क ने उसे रुकने का इशारा करके कहा। आपकी कॉल थी जनाब, मैंने उन साहब के नंबर लिख लिए हैं, कोई जरूरी मामला था। हमीद ने उसके बताए हुए नंबरों पर रिंग किया। दूसरी तरफ से एसपी माथुर की आवाज आई। वो उससे उसके कमरे की आग के मुतालिक पूछ रहा था। हैरत अंगेज, हमीद ने जवाब दिया। लोगों का बयान है कि कमरा धुएं से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ आग का नामो निशान नहीं मिला।
सारी चीजें बेतरतीबी से बिखरी पड़ी हैं। किसी ने मेरे सामान की तलाशी ली है। मेरा ख्याल है कि कोई चीज जाया नहीं हुई। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। जरूरी नहीं है, हमीद ने कहा। मैं नहीं समझा। मतलब ये कि जो कुछ आपने कहा है उसे मैं जरूरी नहीं समझता। तो समझा। खैर, अगर कोई जरूरत पेश आए तो मुझे मुत्तला करना। बेहतर है, शुक्रिया। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो जाने पर हमीद ने रिसीवर रख दिया और फिर जब वो ऊपर जाने के लिए जीने तय कर रहा था, उसने अपने अक़ब में कदमों की आवाजें सुनी और फिर दो आदमी उसके साथ ही साथ जीने तय करने लगे। हमीद उनके दरमियान में था। आप अभी कमरा खाली करेंगे? एक ने कहा। नहीं तो बेइज्जती होगी, दूसरा बोला। लेकिन हमीद चुपचाप जीने तय करता रहा। वो ऊपर पहुंच गए। कासिम अब भी कमरे के सामने मौजूद था और खिलाफ तवक्का बहुत अच्छे मूड में नजर आ रहा था। शायद रूही ने देर तक उससे गुफ्तगू की थी। इन दोनों आदमियों में से एक ने फिर कहा, कमरा अभी खाली होना चाहिए वरना हम सामान निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्या? कासिम आंखें निकाल कर धाड़ा। ये मुझे इस कमरे से निकालने आए हैं, मैनेजर के गुंडे हैं, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। आप जुबान संभाल कर बात कीजिए, दूसरे ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कासिम आंखें निकाल कर बोला। कमरा खाली करना पड़ेगा। अबे जाओ, तुम्हारे बाप भी खाली नहीं करा सकते, कासिम ने हाथ झटक कर कहा। दोनों ने एक साथ कासिम पर हमला कर दिया। कासिम के हाथी जैसे रील पर दो चार घूंसे पड़े और फिर वो किसी हाथी ही की तरह बेजंजीर हो गया। उसने उन दोनों की गर्दनें दबोची और इस तरह उनके सर टकराने लगा जैसे वो आदमी नहीं मट्टी के खिलौने हों। वो उसकी गिरफ्त से निकलने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आसान काम नहीं था। उनकी गर्दनें एक ऐसे आदमी के हाथों में थीं जो लोहे की मोटी मोटी सलाखें मोड़ देता था, मोटरसाइकिल को सवार समेत उठाकर सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे पर रख देता था। शोर सुनकर लोग अपने कमरे से निकल आए। उनमें रूही भी थी और हमीद चुपचाप खड़ा निहायत संजीदगी से उन दोनों की बेबसी का मंजर देख रहा था। कासिम उन्हें घसीटता हुआ जीने की तरफ ले गया और धक्का देता हुआ बोला, जाओ इस साले से कह देना कि कमरा खाली कराने के लिए कम से कम 50 आदमी भेजे। इधर हमीद बुलंद आवाज में बड़बड़ा रहा था, ये होटल बदमाशों का मरकज है, यहाँ शरीफों की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाता। वो मुझसे इस तरह कमरा खाली कराना चाहता है। क्या बात है डॉक्टर साहब? रूही ने आगे बढ़कर पूछा। मैनेजर कहता है कि मैं कमरा खाली कर दूं क्योंकि मेरे कब्जे में शैतानी कुव्वतें हैं। मैं भूत हूँ, उसके दूसरे ग्राहकों से चिमट जाऊंगा। ये तो बेहूदगी है, रूही ने कहा। उसने ये दो गुंडे भेजे थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा सामान कमरे से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये बड़ा कमीनापन है, रूही ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। एक लहजा खामोश रही, फिर बोली, फिर आपका क्या इरादा है? जरा इधर आइए मेरे साथ। हमीद कासिम को वहीं ठहरने का इशारा करता हुआ रूही के साथ उसके कमरे में चला गया। इन हालात में, रूही ने आहिस्ता से कहा, यहाँ आपका कयाम करना मुनासिब नहीं मालूम होता। फिर क्या आप भी यही चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? हमीद ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी इस सिलसिले में एक तजवीज पेश करना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे इत्तफाक करें। क्या तजवीज है? हम लोग जहाँ भी रहें इकट्ठे रहें। क्यों? इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मुमकिन है आप इसे अपनी तौहीन ख्याल करें। मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर आप कम से कम अल्फाज में मफहूम समझा दें तो बेहतर है। न जाने क्यों मैं महसूस करती हूँ कि आपकी मौजूदगी में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। यह रामगढ़ में मेरी कोठी भी मौजूद है और मैं हर साल गर्मियाँ यहीं गुजारती हूँ। कोठी किराए पर उठा दी होगी? उसके सिर्फ 2 कमरे किराए पर दिए गए हैं, 6 कमरे मैं अपने लिए खाली रखती हूँ। फिर यहाँ दिलकशा होटल में क़याम करने की क्या वजह थी? हमीद उसे घूरता हुआ बोला। इसकी वजह महज खौफ समझ लीजिए। ख्याल था कि मुमकिन है होटल में महफूज रह सकूं, लेकिन ये तो आपने देख ही लिया कि मेरे दुश्मन कितने दिलेर हैं। हाँ, अच्छा फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, मैं सोचूंगा इस मौजू पर। वैसे ये भी मेरे लिए बड़ी तौहीन की बात होगी कि मैनेजर के गुंडों से मरूब होकर यहाँ से चला जाऊं, जबकि मेरी इतनी जिंदगी ही कश्त खून में गुजरी है। कश्त खून? रूही ने हैरत से दोहराया। हो हाँ, हमीद फौरन संभल गया। मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अफ्रीका के नीम वहशी अक़वाम में गुजरा है। मैं ऐसी जगहों पर भी रहा हूँ जहाँ दूसरे मिनट के लिए यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वो खैरियत से गुजरेगा। हमीद ने शायद अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी कि राहदारी से शोर की आवाज आई। वो झपट कर बाहर निकला। इस बार उन गुंडों की तादाद 5 थी और वो बेवक्त कासिम पर टूट पड़े थे। वो लोग कुछ देर कबल तमाशाइयों की हैसियत में वहाँ इकट्ठे हो गए थे। उनमें से एक भी राहदारी में नहीं दिखाई दिया। वो सब खाइफ होकर अपने कमरों में जा घुसे थे। कासिम पर धड़ाधड़ घूंसे पड़ रहे थे, लेकिन उसके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुछ मासूम बच्चे उससे खुशफालियां कर रहे थे। हमीद के वहां पहुंचते ही अचानक एक ने बड़ा सा चाकू निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने कासिम पर हमला किया, हमीद ने उसका उठा हुआ हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और नाक पर पड़ने वाले भरपूर घूंसे ने तो उसे तहतुल सरा की सैर करा दी। जरा सी देर में 2 वहीं बेहोश पड़े थे और 3 भाग निकले थे। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, कासिम हाँफता हुआ बोला।
क्यों? हमीद ने मुस्कुराकर पूछा। वो इधर वाली सालिया, कासिम ने एक तरफ हाथ उठाकर कहा। मुझे देखकर इस तरह हंसती है जैसे मैं उल्लू का पट्टा हूँ। हमीद अपनी खोपड़ी सहलाने लगा। वो तो समझा था कि शायद कासिम इन हंगामों से डर गया है, लेकिन अब इसे क्या किया जाए कि हंगामे के दौरान में भी उसे वो लड़कियां याद थी जो उसे देखकर बेवकूफ बनाने वाले अंदाज में हंसा करती थी। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमीद ने आहिस्ता से कहा। रूही फिर उसके पास पहुंच गई। उसका चेहरा जर्द था और आंखों से खौफ झांक रहा था। अचानक जीने से भारी कदमों की आवाजें आने लगी और दूसरे ही लम्हे में मैनेजर 2 ड्यूटी कांस्टेबलों के साथ दिखाई दिया। आओ आओ बेटा मैनेजर साहब, कासिम अपने दोनों हाथ फैलाकर बोला। देखा आपने? मैनेजर कांस्टेबलों की तरफ मुड़कर बोला। ऐसे खतरनाक हैं ये लोग, और ये दोनों बेचारे जो बेहोश पड़े हैं पता नहीं कौन है। एक तुम्हारा खालू है और दूसरा तुम्हारा भतीजा है, कासिम ने कांस्टेबलों को आंख मारने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन कांस्टेबल रूही की तरफ देख रहे थे। उन्होंने बेहोश आदमियों की तरफ ध्यान भी न दिया। आज उन्हें इस एक्ट्रेस को करीब से देखने का मौका मिला था जिसे उन्होंने बार बार पर्दे पर देखा था। ये दोनों कमबख्त, रूही ने बेहोश गुंडों की तरफ इशारा करके कहा। अपने कई आदमियों समेत यहाँ घुस आए थे और मुझे परेशान कर रहे थे। अगर ये शरीफ आदमी ना होते तो वो परेशान कर रहे थे, एक कांस्टेबल ने अहमकों की तरह दोहराया। हाँ, इन शरीफ आदमियों ने इन्हें मना किया और बात बढ़ गई। अरे जान से मार देना था सालों को, दूसरे कांस्टेबल ने कहा। मैनेजर भुखला गया। वो शायद उन्हें हमीद और कासिम की ज्यादतियां दिखाने के लिए लाया था। बहरहाल उसने इस बात का एतराफ नहीं किया कि वो गुंडे उसी के भेजे हुए थे। उसने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। बहरहाल ये होटल शरीफों के रहने की जगह नहीं, रूही मैनेजर को घूरती हुई बोली। हम लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे, मगर जाने से पहले, कासिम मैनेजर को घूंसा दिखाता हुआ बोला, तुमसे अपने वो 10,000 रुपए वसूल कर लेंगे। क्यों डॉक्टर साहब, जो उस कमरे का दरवाजा तोड़कर निकाले गए हैं? ये झूठ है, मैनेजर गड़बड़ा कर बोला। मेरी अदम मौजूदगी में दरवाजा क्यों तोड़ा गया? हमीद धाड़ कर बोला। धुआं, अगर कोई चीज हो तो मुझे दिखाओ। कहाँ का धुआं? कैसा धुआं? मेरी बात कीमती चीजें गायब हो गईं। और 10,000 की नोट, कासिम ने गिरा लगाई। मैं तुम्हारी इस हरकत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ, हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या किस्सा है जनाब? एक कांस्टेबल ने पूछा। इन्होंने मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे के दरवाजे तोड़ दिए। सैकड़ों आदमियों ने अंदर धुआं देखा था, मैनेजर ने हाँफते हुए कहा। जरा आप लोग भी देख लीजिए, हमीद ने कांस्टेबलों से कहा। क्या उस कमरे में आग लगी थी? कांस्टेबल उसके दोबारा कहने पर कमरे के अंदर चले गए और जल्द ही बाहर निकल आए। क्या ख्याल है? हमीद ने पूछा। आग का तो निशान भी नहीं है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने ये हरकत क्यों की थी? हमीद ने मैनेजर की आंखों में देखते हुए पूछा। यहाँ सैकड़ों आदमी मौजूद थे। खत्म कीजिए डॉक्टर साहब, वही आगे बढ़कर बोली। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पुलिस को बाकायदा इत्तला दिए बगैर नहीं जाएंगे। कांस्टेबलों ने इस राय से इत्तफाक किया और मैनेजर हकला कर हमीद को इससे बात रखने की कोशिश करने लगा। दोनों बेहोश गुंडे होश में आ गए थे। कहाँ चले गए तुम दोनों? कासिम उन्हें खिसकने का इरादा करते हुए देखकर धाड़ा। जाने दो, हमीद ने कहा। वो इसका एतराफ ही नहीं करेंगे कि इन्हें मैनेजर ने भेजा था। आप खामा का इत्तेहाम लगा रहे हैं, मैनेजर बोला। ये हमारे साथ जाएंगे, एक कांस्टेबल ने कहा। आप थाने में रिपोर्ट कर दीजिए। फिर इस अंदाज में रूही की तरफ देखा जैसे कोई कुत्ता किसी चूहे का शिकार करने के बाद अपने मालिक से दाद तलब करे। रूही की कोठी बड़ी शानदार थी। हमीद और कासिम दोनों अपने सामान समेत उसके साथ यहीं आ गए थे। कासिम बहुत खुश था और उसका ख्याल था कि अब उसकी मेहनत वसूल हुई है। खुशी इस बात की नहीं थी कि रूही जैसी मशहूर अदाकार के साथ उसका कयाम था, बल्कि इस इत्तफाक पर सरवर था कि रूही के किराएदार एक लहीम शहीम औरत थी। कोठी के 2 कमरे उसके तसर्रुफ में थे, लेकिन वो इस तरह उनमें आकर घुल मिल बैठी जैसे वो रूही के खानदान की एक फर्द हो। उसका नाम नौशाबा था। रामगढ़ के गर्ल्स हाई स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी, लेकिन उसकी तालिबात उसे उमूमन हेड मॉनिस्ट्रेस कहती थी। उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। जिस्म की बनावट ऐसी थी जिसे कासिम के अलावा शायद ही कोई पसंद करता। उसका चेहरा उसके जिस्म में सिर्फ एक इजाफा मालूम होता था और कुछ नहीं। नाक वादे तरीन थी और निचला होंठ अपने फैलाव की बिना पर न जाने क्यों किसी उदास खच्चर का तस्वुर पेश करता था। हालांकि नौशाबा के मुतालिक ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि वो कभी उदास भी होती होगी। इसमें सबसे ज्यादा नुमाया चीज उसकी आवाज थी। आवाज यकीनन ऐसी थी कि हमीद उसकी शक्ल देखे बगैर ही उस पर फरिश्ता हो जाने का इरादा कर चुका था, मगर जब वो सामने आई तो हमीद के बजाय कासिम की बाँछें खिल गईं और उसने हमीद को अलग ले जाकर कहा, देखो हमीद भाई, मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा और तुम मेरी इज्जत करना, लेकिन डफर तुम हिमाकतों पर नहीं उतर आओगे। हमीद बोला, कैसी हिमाकतें? तुम अपना मदारीपन नहीं दिखाओगे। अरे वो तो मैं रूही को पहले ही बता चुका हूँ कि मुंह से लोहे के गोले निकाल सकता था, सराखे मोड़ सकता हूँ, पेट पर पत्थर तोड़वा सकता हूँ। तुम गधे हो।
अगर तुम यही जुमला किसी दूसरे के सामने दोहराओगे तो तुम्हारी गर्दन मैं ओढ़ दूंगा। हमीद भाई हाँ। हमीद ने बात आगे नहीं बढ़ाई। उस पर सुराग रसानी का भूत सवार हो गया था। फरीदी की मौजूदगी में शायद वो इसकी जर्रा बराबर भी परवाह न करता, लेकिन उसके कमरे में धुएं वाली रिवायत रूही पर होने वाले हमले से ज्यादा सनसनीखेज थी। क्या दिलकशा का मैनेजर ही इसका जिम्मेदार था? उसे कासिम की बौखलाहट भी याद थी जब उसने अपने कमरे की खिड़की गायब हो जाने का तस्करा किया था। ठीक उसी वक्त रूही पर हमला भी हुआ था, लेकिन अब वो रूही के मामले को उसकी गुफ्तगू की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहा था जो उसके और माथर के दरमियान में हुई थी। माथर का ख्याल था कि इन हमलों की जिम्मेदार खुद रूही है। पहले तो हमीद इसे वाकयात का सिर्फ एक इम्कानी पहलू समझा था, मगर अब उसे रूही का रवैया याद आ रहा था। इन हालात में उसका रवैया यकीनी तौर पर कतई खिलाफ फितरत था, यानी उसे अपने चचेरात भाई और बॉडीगार्ड की अचानक गुमशुदगी पर जर्रा बराबर भी तशवीश नहीं थी। इसके दो ही मायने हो सकते थे, या तो बॉडीगार्ड ही इस हमले का जिम्मेदार था या फिर रूही ने सचमुच किसी किस्म का ढोंग रचा रखा था। हमीद सोचता रहा लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। वैसे शाम की चाय पर उसने एक बार फिर वही तस्करे छेड़ दिए। जी हाँ, रूही बोली, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं किसी खास आदमी के खिलाफ अपना शुबा जाहिर करूं। वैसे मेरा चेहरा बिगाड़ देने की कोशिश कई बार की जा चुकी है। मुझे हैरत है कि आप इस सिलसिले में किसी खास आदमी का नाम नहीं बता सकती। नामुमकिन है, जब तक शुबात हकीकत की सरहदों को ना छूने लगे मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकती। आप समझते हैं ना मेरा मतलब? जी हाँ, मैं समझता हूँ, हमीद ने कहा और फिर एक लहजा खामोश रहकर बोला, आपको अपने बॉडीगार्ड की गुमशुदगी पर तशवीश नहीं है? ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे तशवीश नहीं है? लेकिन मैं तशवीश करके क्या करूंगी? आहा, तब तो ये हरकत उसी की होगी। मैं वसूख के साथ ये भी नहीं कह सकती। आप मुझे अपने साथ क्यों लाई हैं? इस सवाल का जवाब मुश्किल है, रूही मुस्कुराकर बोली। वैसे मेरा ख्याल है कि मेरी तरह आप भी कुछ नामालूम दुश्मनों में घिरे हुए हैं। नहीं, मेरे दुश्मन ऐसे नहीं जिन्हें नामालूम कहा जा सके, हमीद कुछ सोचता हुआ बोला। तो गुंडी मैनेजर के भेजे हुए थे, लेकिन ये तो बताइए कि सारा इल्जाम आपने अपने सर क्यों ले लिया था? ये भी कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए आप उलझन में मुब्तला हों। अरे, कासिम कुछ कहते कहते रुक गया। इसके बाद चाय खामोशी ही से खत्म हो गई। फिर जब वो बाहर पानी बाग में आए तो वहां नौशाबा से मुठभेड़ हो गई। पहले वो उन्हें देखकर हंसी और फिर अल्फाज का बहर जुखार मोजे मारने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बैक वक्त कई औरतें बोल रही हो। गुफ्तगू के साथ ही साथ वो हंसने की भी आदी थी। इस तरह बातें करते वक्त कई किस्म की आवाजों का एहसास होता था। हमीद ने महसूस किया कि कासिम और नौशाबा दोनों ही एक दूसरे के लिए खुद को पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। नौशाबा में इसकी सलाहियत थी, लेकिन कासिम बहुत दर्जा मजे का खेत नजर आने लगा था। पहले ही उसने फौजियों के अंदाज में खड़े होने की कोशिश की, फिर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वो खुद भी कोई खामी महसूस कर रहा हो। उनका तारुफ तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उन दोनों ने बराह रास्त एक बार भी गुफ्तगू नहीं की थी। नौशाबा बेतहाशा बातें कर रही थी, रामगढ़ के मौसम की बातें, बाहर में फूलने फलने वाले दरख्तों की बातें, दरख्तों से जुस लगाकर दुनिया के जोग्राफिया की बातें। फिर वो जोग्राफिया से बेक वक्त महकमा तालीम के नारायकियों पर उतर आई। बहरहाल ये गुफ्तगू उसके अपने मोटापे की पैदा करदा मुसीबतों पर खत्म हो गई। दफतन कासिम हंसा। मोटा होना तो बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? आदमी किसी काम का नहीं रहता, नौशाबा ने कहा। वाह, रहता क्यों नहीं? क्या मैं किसी से कम मोटा हूँ? लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता, लोहे की मोटी मोटी। दफतन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे याद आ गया था कि हमीद ने उसे अपने मदारीपन की इजहार से बात रहने की ताकीद की थी। होगा जनाब, आप कर सकते होंगे, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो सकता। कासिम अहमकों की तरह हंसकर खामोश हो गया। हमीद और रूही खामोश थे। सूरज दूर की पहाड़ियों में गुरूब हो रहा था और रात सुकूत के परचम उड़ाती हुई मगरबी उफुक में परवाज कर रही थी। मिस रूही, आपने बहुत अच्छा किया कि यहाँ चली आई, नौशाबा ने कहा। ओह वो, रूही बड़बड़ाई। वो सड़क की तरफ देख रही थी। अचानक उसने हमीद से कहा, डॉक्टर, वो शायद कोई कार इधर ही आ रही है। सड़क बुलंदी पर थी और यहाँ से एक कार साफ नजर आ रही थी, मगर रूही की ये तवक्का गलत साबित हुई कि कार उसकी कोठी ही की तरफ आ रही है। थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद वो बरामदे में आ बैठे। अब कासिम भी अच्छी तरह चहकने लगा था, लेकिन उसे हैरत थी कि आखिर इतनी खूबसूरत औरत की मौजूदगी में भी हमीद पर संजीदगी क्यों उतारी है। नौशाबा थोड़ी देर बाद बैठकर चली गई। इस दौरान में रूही हमीद को बहुत गौर से देखती रही थी और हमीद का मरकज निगाह कासिम था। नौशाबा के जाते ही वो रूही की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने आपको यहाँ लाकर आपके साथ ज्यादती तो नहीं की, रूही ने कहा। फिलहाल इसका फैसला करना मुश्किल है, हमीद मायने खेद अंदाज में मुस्कुराया और रूही जल्दी से बोली, न जाने क्यों मैं महसूस करती हूँ कि आपके साथ मैं महफूज रहूंगी। अब आप इसे खुदगर्जी ही कह लीजिए कि मैं इसके लिए आपको होटल की तफरीयात से निकाल लाई। अगर आप ये महसूस करती हैं तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा, मगर एक शर्त के साथ।
ना आप मुझे मेरे किसी शुगर पर टोकेंगी और ना मेरे दोस्त मिस्टर कासिम को। हो सकता है कि इन्हें आपकी किराएदार से इश्क हो जाए। अरम, कासिम वसीले लहजे में हकलाया, मैं मजाक नहीं पसंद करता। मैं मजबूर हूँ कासिम साहब, आपके सितारे सितारे कह रहे हैं? कासिम ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। रूही बेतहाशा हंसने लगी क्योंकि कासिम ने शर्मा कर सर झुका लिया था। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई हाथी धोरा हो गया हो। आपकी क्या मशागिल होंगे डॉक्टर ओहान? रूही ने मुस्कुराकर पूछा। अरे इनके मशागिल कासिम बेतहाशा हंसने लगा और हमीद की रूह फना हो गई, कहीं मूड में आकर सब कुछ उगल ना दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कासिम की हंसी गहरी संजीदगी पर खत्म हो गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी मोटर का इंजन स्टार्ट होकर यकबैक रुक जाए। हमीद ने इत्मीनान की सांस के साथ ही साथ 2-4 फालतू किस्म की सांसें भी ली और अपने पाइप पे तंबाकू भरने लगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, रूही ने कहा। मेरे मशागिल का इन्हिसार मौके पर है। मैं मुबहम जवाब नहीं चाहती। आप मुबहम जवाब नहीं चाहती? हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ किसी सांप की तरह फटकारा। मेरे मशागिल सितारों की चाल पर मुनहसर हैं, आप खुद ही देख लेंगी। आप तो डरा रहे हैं, इस तरह नहीं देखिए मेरी तरफ, किसी दूसरी तरफ देखिए, कासिम ने मुखलिसाना अंदाज में मशवरा दिया। फिर कासिम कुछ बेचैन सा नजर आने लगा और इसकी वजह भी हमीद की समझ में आ गई। नौशाबा करीब ही के कमरे में गुनगुना रही थी। यवतन रूही ने उठते हुए कहा, जरा अलहदगी में क्या आप मेरी एक बात सुन लेंगे? जरूर, यकीनन। हमीद भी उठ गया। कासिम वहीं बैठा रहा, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे उनके उठ जाने की जर्रा बराबर भी परवाह ना हो। रूही हमीद को एक कमरे में लाई। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के साज इधर उधर बिखरे नजर आ रहे थे। नए कालीन का फर्श था, यहाँ फर्नीचर नहीं था। रूही चंद लम्हे हमीद को अजीब अंदाज में देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर आप पहचान लिए गए हैं तो। मैं नहीं समझा। हमीद ने हैरत जाहिर की। मैं जानती हूँ कि आप। क्या जानती हैं कि मैं? हमीद भी उसी के लहजे में कहकर खामोश हो गया। क्या आपका ताल्लुक इदारा रवाबते आमा से नहीं है? रूही की मुस्कुराहट का अंदाज फातिहाना था। हमीद इस नाम पर चौंक पड़ा क्योंकि आज ही माथिन ने उससे इस इदारे का तस्करा किया था। ये सवाल बिजली की तरह उसके जहन में कूद गया। क्या रूही ने भी अपने दुश्मन पर काबू पाने के लिए इस इदारे से मदद तलब की है? क्यों? क्या आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने दिलकशा से यहाँ आने में गलती तो नहीं की? हमीद ने कालीन से एक वायलिन उठा लिया और रूही की बात का जवाब देने के बजाय उसके तार हिलाने लगा। वैसे वो सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बहरहाल उसने जल्द ही इसका फैसला कर लिया। आप इन झगड़ों में ना पड़िए, उसने तारों पर कौस फेरते हुए कहा। मैं आपको यहाँ लाकर आपकी स्कीम में खलल अंदाज तो नहीं हुई? नहीं, हमीद का मुख्तसर सा जवाब था। उसने वायलिन पर एक गीत छेड़ दिया। ओह, आप तो बहुत अच्छा बजाते हैं, रूही ने कहा और हमीद ने वायलिन को कालीन पर डाल दिया। बजाइए ना, रूही जल्दी से बोली। आपको कुछ और भी पूछना है? बस इतना ही कि आपको सचमुच नजूम में दखल है या वो भी महज हिकमत अमली थी? अगर दखल ना होता तो मैं आपको बिल्ली के मुतालिक कैसे बताता? मुझे इसके गायब हो जाने का बेहद अफसोस है। आपने इदारे को अपने दुश्मन के नाम क्यों नहीं बताए? हमीद ने पूछा। नाम मैं जानती ही नहीं। मैं सही अंदाजा नहीं कर पाई कि मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। रामगढ़ वाले दफ्तर के इंचार्ज डॉक्टर सलमान ने कहा था वो खुद ही दुश्मनों को तलाश भी कर लेंगे। फिर हमीद ये पूछते पूछते रुक गया कि उसके लिए मुआवजा तय हुआ था। उसने एक बार फिर गुमशुदा बॉडीगार्ड का तस्करा छेड़ना चाहा, लेकिन दूर अंदेशी ने इसकी भी इजाजत न दी। रूही की नजरों में अब उसकी हैसियत यकसर बदल चुकी थी, लिहाजा अब बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। रूही आहिस्ता से बोली, एक हमला आपकी मौजूदगी में भी हुआ है, लेकिन क्या आप मुझे मेरे दुश्मन का निशान पता बता सकेंगे? नहीं। बताना नहीं चाहते या आपको इल्म ही नहीं हो सका? मैं नहीं जानता कि हमलावर कौन था। वैसे शुबा है कि वो आपका बॉडीगार्ड भी हो सकता है। खुदा जाने। डॉक्टर सलमान से आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी? ओह, वही चौंक कर से घूरने लगी और हमीद को फौरन एहसास हो गया कि उसका ये सवाल कतई बेमहल था। वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब यह है कि उन्होंने आपको जो एहतियाती तदबीर इख्तियार करने को कहा था, आपने उस पर कहाँ तक अमल किया है? मैं अभी तक उनके मशवरे की पाबंद नहीं हूँ। यही पूछना था, हमीद ने कहा और बैठकर तबला बजाने लगा। आपको मौसीकी से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है शायद? बहुत। हमीद हाथ रोक कर बोला, तालिब इल्मी के जमाने में कॉलेज के ड्रामों में डांस डायरेक्ट किया करता था। आज मेरे पास नाचों की ऐसी गुते हैं जिनका जवाब शायद ही कहीं मिल सके। ओहो, रूही मुस्कुराई। दावा कर रहे हैं आप? हाँ, ये मेरा दावा है, खुसूसन रक्स नजूम सितारों का नाच। शायद आप सितारे पकाकर खाते भी हों। रूही हंस पड़ी। परवाह नहीं, अगर आप इसे बकवास समझती हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ। खैर नहीं, जाने दीजिए। हमीद के चेहरे पर शदीद तरीन गुस्से के आसार नजर आने लगे
और उसने गरज कर कहा, आपकी तबाही नजदीक है, मेरा ताल्लुक किसी इदारे से नहीं। ये इतनी गुफ्तगू मैंने महज इसलिए की थी कि मालूम कर सकूं कि आप किस किस्म के जाल में फंसी हुई हैं। रूही के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कैसे जाल में फंसी हुई हैं? उसने खाली खाली आवाज में पूछा। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बशर्ते कि आप मुझसे कुछ ना छुपाएं। रूही थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर बोली, आपका ताल्लुक इदारा रवाबत आमा से नहीं है? नहीं, मुझे उस इदारे से दिलचस्पी जरूर है, क्योंकि इदारा सादी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। फिर आपने क्यों कहा था कि आपका ताल्लुक उसी इदारे से है? ये मैंने नहीं, आपने कहा था, हमीद बोला। बस मैंने थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लिया था कि आप ठीक कह रही हैं। रूही खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए उसके पास अल्फाज ही ना हो। फिर वो कुछ कहने वाली थी कि अचानक उन्होंने किसी की चीखें सुनी। हमीद उठकर दरवाजे की तरफ झपटा, क्योंकि वो चीखें कासिम के अलावा किसी की नहीं हो सकती थी। राहदारी में नौशाबा मिली, जो बदहवासी में उसी तरफ दौड़ी आ रही थी। बाहर पाई बाग में, वो हाँफती हुई बोली। हमीद बेतहाशा दौड़ रहा था। उसने उसका जुमला पूरा होने का इंतजार भी नहीं किया। इस वक्त वो खाकी पतलून और कत्थई रंग की जैकेट में था और उसकी जेब में रिवॉल्वर भी मौजूद था। जैकेट के नीचे कारतूसों की पेटी थी। होटल से चलते वक्त ही उसे एहसास हो गया था कि वो करीब अनजाने खतरात में घिर जाएगा, वरना उसके कमरे में धुएं का क्या मतलब था। पाई बाग में उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन सामने सड़क पर एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया और फिर वो फौरन ही चल पड़ा। एक बार फिर हमीद ने कासिम की धाड़ सुनी। ये आवाज उसी सड़क से आई थी। हमीद सड़क तक दौड़ता चला गया, मगर ट्रक इससे पहले ही अगले मोड़ पर नजरों से ओझल हो चुका था। वो फिर इसी तरह दौड़ता हुआ पाई बाग में वापस आया। रूही और नौशाबा वहां मौजूद थी। नौशाबा अपने मखसूस लहजे में चिंगाड़ रही थी। शायद वो रूही को कासिम के मुतालिक कुछ बता रही थी। कोई गाड़ी है यहाँ? हमीद ने तेजी से पूछा। वो बुरी तरह बेचैन नजर आ रहा था। है गैराज में एक स्टेशन वैगन। गैराज किधर है? रूही तकरीबन दौड़ती हुई उसके साथ गैराज की तरफ जा रही थी। स्टेशन वैगन हालांकि बहुत दिनों से इस्तेमाल में नहीं थी, लेकिन ऑर्डर में थी। बैठो, हमीद ने रूही को स्टेशन वैगन में धकेलते हुए कहा। मैं? रूही हकलाई। हाँ, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। क्यों? रूही ने खौफजदा आवाज में पूछा। रास्ते में बताऊंगा। हमीद ने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी गैराज से बाहर निकली और पाई बाग से गुजर कर सड़क पर आ गई। मेरा ख्याल है कि वो इस सड़क पर कोई बड़ा ट्रक तेजी से न चला सकेंगे, हमीद ने कहा। और रूही बोली, लेकिन आप मुझे इस खतरनाक मुहिम पर क्यों ले जा रहे हैं? हो सकता है कि इसमें भी उन लोगों की कोई चाल हो। मुझे इस बहाने से बाहर निकालकर तुम पर हाथ डालना चाहते हो। जाहिर है कि इसके बाद तुम और नौशाबा वहाँ तन्हा रह जाती। अभी तुम्हारे नौकर भी वहाँ नहीं पहुँचे। शाम की चाय तुमने ही बनाई थी। मगर अब अंधेरा फैलता जा रहा है और आप तन्हा हैं। इसकी परवाह ना करो, हमीद ने कहा। हाँ, नौशाबा ने क्या बताया था? कासिम साहब पाई बाग में थे, नौशाबा भी वहीं थी। अचानक रस्सी का एक फंदा कासिम साहब की गर्दन में आ फंसा और वो जमीन में गिर पड़े। फिर 5-6 आदमी उन पर आ गिरे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती। ये देखने के लिए वो वहाँ रुकी नहीं कि वो उन्हें कहाँ ले गए। वैसे उसने इस वाकये से कुछ देर कबल सड़क पर एक ट्रक रुकते जरूर देखी थी। कहीं ये लोग उन्हीं गुंडों के साथी ना हो जिनकी मरम्मत आप लोगों ने दिलकशा में की थी। हो सकता है। स्टेशन वैगन पहाड़ी सड़क पर चकराती रही। अगर वो सब हम पर आ पड़े तो आप क्या करेंगे? रूही ने कुछ देर बाद पूछा। पेटी का आखिरी कारतूस भी फूंक दूंगा। इसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। कारतूस? क्या आपके पास रिवॉल्वर भी है? डरो नहीं, इसका लाइसेंस भी है, हमीद ने हल्का सा कहका लगाया। अब काफी अंधेरा फैल गया था। हमीद को हेडलाइट्स रोशन कर देनी पड़ी। क्या नौशाबा भी तन्हा रहती है? हमीद ने पूछा। अरे इंतहाई दर्जे कंजूस है, एक नौकर भी नहीं रख सकती। खाना खुद पकाती है। वैसे कपड़े इतने शानदार पहनती है कि बस देखते ही रह जाइए। दिन में कई बार लिबास तब्दील करती है। ओहो, हम तो शहर के करीब आ पहुंचे, हमीद ने कहा। लेकिन मगर ठहरो, मुझसे गलती हुई। मैं उस दूसरी सड़क को शहर वाली सड़क समझा था। नहीं, वो कासिम को ऐसी हालत में शहर की तरफ लाने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्यों? ओहो, उस आदमी को देर तक काबू में रखना आसान काम नहीं है। खैर, अब इधर आई हैं तो इस वाकये की रिपोर्ट पुलिस को भी देते चलें। रूही कुछ न बोली। बहरहाल उसके चेहरे पर खौफ या उलझन के आसार नहीं थे। हो सकता है वो उन नामालूम आदमी और हमीद के टकराव से डरती रही हो और अब इसके इम्कानात ना देखकर मुतमईन हो गई हो। कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद हमीद रूही समेत कैप्टन माथर के बंगले की तरफ रवाना हो गया। माथर से मुलाकात न हो सकी, वो मौजूद नहीं था। लेकिन कोतवाली में रूही की आमद ऐसी नहीं थी कि वहाँ की फजा पुरसुकून रह जाती। लोग अपने काम छोड़ कर उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। ये हालत देखकर हमीद को माथर के बंगले में ही पनाह लेनी पड़ी। लेकिन ये एक जबरदस्त गलती थी। उसे कम अज कम माथर की अदम मौजूदगी में उसके बंगले में कदम भी न रखना चाहिए था। माथर के घर वाले उसे अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने जब उसके साथ रूही को देखा तो सारे के सारे
ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। इधर उधर की बातें छिड़ गईं और रूही हैरत से उनकी गुफ्तगू सुनती रही। माथिर की बीवी बार बार उसे कैप्टन हमीद के नाम से मुखातिब कर रही थी और हमीद का यह आलम था जैसे उसे भरे बाजार में नंगा कर दिया हो। इस दौरान में कर्नल फरीदी के तस्करे भी होते रहे। रूही कभी हैरत से हमीद की तरफ देखती और कभी उन लोगों की तरफ। दफतन हमीद ने उससे कहा, आप नौशाबा को फोन कर दीजिए कि आप सुबह से पहले वापस नहीं आएंगी। क्यों? माथिर साहब के आ जाने पर मैं फोर्स लेकर कासिम की तलाश में जाऊंगा और आप यहीं रहेंगी। ओह, हमें बड़ी खुशी होगी, माथिर की साली बोली। नहीं, मैं इतनी तकलीफ नहीं दे सकती। खर्च क्या है, मैं वापस चली जाऊंगी। मैं इसका मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। रूही खामोश हो गई और फिर तजवीज के मुताबिक उसने नौशाबा को फोन कर दिया। नौशाबा बहुत फिक्रमंद थी मगर इतनी खाइफ भी नहीं थी कि तन्हा रात ना गुजार सकती। आधे घंटे बाद माथिर वापस आ गया। रूही उसकी सालियों के साथ अंदर चली गई। तुम क्या करते फिर रहे हो कप्तान साहब? माथिर ने हमीद को घूरते हुए कहा। इस पर उसने सारे वाकयात दोहराते हुए कहा, मैं कासिम को तलाश करना चाहता हूँ। मेरे साथ कम से कम 5 मुसल्लह कांस्टेबल होने चाहिए। ले जाओ, कहो तो मैं भी साथ चलूं। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि कासिम को पा सको, वो एक मोटी मुर्गी है। क्या मतलब? रामगढ़ आजकल लाकानूनियत का मरकज बन गया है। मेरा ख्याल है ये उसी गिरोह का काम है जिसका सुराग पाने में हम अभी तक नाकाम रहे हैं। उस गिरोह का तरीकेकार है कि शहर के मतमूल तरीन आदमियों को अगवा किया जाता है, फिर उनके वर्सा से भारी रकमों के मुतालबे किए जाते हैं। जब तक रकम वसूल नहीं हो जाती वो अगवा किए हुए आदमी को छोड़ते नहीं। बाद औकात तो रकम वसूल हो जाने के बाद भी नहीं छोड़ते और मजीद रकम का मुतालबा कर बैठते हैं। हमीद कुछ सोचने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, तब तो वो यकीनन एक मोटी मुर्गी है। आपने खान बहादुर आसिम का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, क्यों नहीं? कासिम उन्हीं का लड़का है। आहा, तब तो उसकी तरफ से मायूस हो जाओ। मगर ये नामुमकिन है कि मैं सब्र करके बैठ जाऊं। अच्छा है, बैठो। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा एक दोस्त उन लोगों के हत्थे चढ़ गया जिनसे रामगढ़ की पुलिस तंग आ गई है। हमीद कुछ नहीं बोला। उसने 10 मुसल्लह कांस्टेबलों के साथ सारा इलाका छान मारा जहां से कासिम की बाजियाबी के इम्कानात हो सकते थे, लेकिन 2 बजे रात तक भटकते रहने के बावजूद भी उसका सुराग ना मिला और हमीद थक हार कर वापस आ गया। रात माथिर के यहाँ बसर की और सुबह को वो दोनों कोठी के लिए रवाना हो गए। रूही खामोश थी। क्यों, क्या तुम अब मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती? मेरी एक बहुत बड़ी उलझन रफा हो गई। रूही दिलावेज अंदाज में मुस्कुराई। चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, ये हकीकत है कि मैं अभी तक आपकी तरफ से मुतमईन नहीं थी। क्या समझी थी? कोई बहुत बड़ा फ्रॉड। वो तो मैं अब भी हूँ, क्योंकि मैं कानून की हिफाजत के लिए फ्रॉड करता हूँ, इसलिए इस फ्रॉड को हिकमत अमली कहेंगे। अगर कोई आम आदमी मकसद बरारी के लिए ये तरीका इख्तियार करे तो वो कानून की नजर में फ्रॉड होगा। अब आप कासिम साहब के लिए क्या करेंगे? देखा जाएगा। उनका मकसद यही हो सकता है कि वो उसके बाप से एक लंबी रकम वसूल करें। कासिम साहब कौन है? मेरा ख्याल है कि तुम्हारा हुस्न उसका शर्मिंदा एहसान भी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हारे जिस्म पर इस वक्त उसी की मिलों के कपड़े हैं। सारे मुल्क में उसके मिलों से बेहतर कपड़े कोई दूसरा मिल नहीं निकाल रहा है। कौन सी मिल? आसिम टेक्सटाइल। रूही हैरत से आंखें फाड़ कर रह गई। कुछ देर खामोश रही, फिर रूही ने कहा, आपने डॉक्टर ओहान का बहरूप क्यों बनाया था? हमारे महकमे के लोग पब्लिक जिंदगी में अपनी असलियत के साथ कभी नहीं आते। मगर आपका ये बेमकसद नहीं मालूम होता, बल्कि साफ जाहिर है कि आप इस तरह दूसरों को अपनी तरह मुतवज्जा करना चाहते हैं। मगर बिल्ली वाला मामला भी समझ में नहीं आता। ओ, मेरी सितारा शनासी बहरहाल अपनी जगह पर अटल है। रूही कुछ नहीं बोली। ना जाने क्यों वो फिर कुछ फिक्रमंद सी नजर आने लगी थी। वो कोठी पहुंच गए। नौशाबा मौजूद थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बरसों से खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रही हो। उसने एक बेजान सी मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया। ओ, आप लोग आ गए। पिछली रात में बुरी हो गई। क्या बात है? हमीद ने संजीदगी से पूछा। अंदर चलिए, इत्मीनान से बताऊंगी। रूही बहुत गौर से उसे देख रही थी। नौशाबा ने उनके बैठने का इंतजार नहीं किया। आपका फोन आने से पहले मुझे सिर्फ तशवीश थी, उसने रूही से कहा, लेकिन आपके मुतालिक मालूम हो जाने के बाद ही से परेशानी शुरू हो गई। आप जानती हैं कि मैं हमेशा यहाँ तन्हा रही हूँ और कभी मेरा वजन 1 औंस भी कम नहीं हुआ, लेकिन मेरा दावा है। वो खामोश होकर मुस्कुराई और फिर बोली, मेरा दावा है कि रात से अब तक कम से कम 10 पाउंड जरूर कम हो गई होंगी। एक अफसोसनाक खसारा। हमीद रूही की तरफ देखकर संजीदगी से बोला, लेकिन नौशाबा इस रिमार्क से बेपरवाह बोलती रही। मैंने खुद अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है। वो कुछ तलाश कर रहे थे। उनका एक आदमी मेरे सर पर मुसल्लत था, उनके हाथ में रिवॉल्वर था। फिर जब वो चले गए तो मैंने पूरी कोठी का चक्कर लगाया,
उन्होंने सिर्फ डॉक्टर ओहान और उनके दोस्त का सामान उलट पुलट डाला था। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि उन्होंने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। अब आप खुद सोचिए कि बाकी रात किस तरह गुजारी होगी मैंने। वो तादाद में 5 थे और उन्होंने अपने चेहरे नकाबों से छुपा रखे थे। डॉक्टर ओहान का सितारा गर्दिश में है। हमीद बड़बड़ाया और उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। हकीकतन एक बार फिर होटल ही की तरह उसका सामान बिखरा हुआ नजर आया, यानी शायद दूसरी बार किसी ने उसके सामान की तलाशी ली थी, लेकिन सामान की तलाश से हमीद की शख्सियत के मुताल्लिक अंदाजा कर लेना नामुमकिन में से था। उसने अपने पास कोई ऐसी चीज रखी ही नहीं थी जिससे उसकी असलियत पर रोशनी पड़ सकती, लेकिन कासिम के सामान के मुतालिक हमीद को इल्म नहीं हो सकता था कि तलाशी लेने वालों ने कासिम के मुतालिक मालूमात हासिल ही करनी हो। वैसे खुद उसकी जुबान से कुछ उगलवा लेना आसान काम नहीं था। वो अपनी चीजें तरतीब से लगाने लगा। इतने में रूही भी वहां पहुंचकर उसका हाथ बटाने लगी, मगर हमीद बड़बड़ाया, अब मुझे यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। क्या ये हरगिज़ नहीं हो सकता, रूही ने कहा। आप मुझे इस मुसीबत में छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। मेरा फादर बड़ा खतरनाक आदमी है, हमीद बोला। अगर उसे मालूम हो गया कि मैं खूबसूरत सी फिल्म स्टार के साथ मुक़ीम हूँ तो वो मेरी आइंदा नस्लों को यतीम कर देगा। जी नहीं, मैं उन्हें समझा लूंगी। तुम समझा लोगी कर्नल हार्डस्टोन को? हा हा, क्या बात कही है। कर्नल हार्डस्टोन? आपके बाप? मैं नहीं समझी कि नाम तो किसी अंग्रेज या ईसाई का हो सकता है। ये नाम नहीं, सिफ्त है। मैं कुछ नहीं जानती, आपको यही काम करना होगा। अगर किसी ने तुम्हारे धोखे में मुझ पर तेजाब डाल दिया तो मैं क्या करूंगा? फिर हो सकेगी मेरी शादी। खैर, आपकी शादी तो वैसे भी ना होगी। क्यों? आप सूरज से शौहर कभी ना मालूम होंगे, मुझे यकीन है। लेकिन चंद बच्चों का फादर जरूर मालूम होगा। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। फिर जिस तरह कहो छोड़कर चला जाऊंगा। दफ्तर बाहर से किसी ने दस्तक दी। हाँ, कौन है? हमीद ने कहा। मैं आ जाऊं? नौशाबा की आवाज आई। आइए। हमीद ठंडी सांस लेकर बोला और कुछ इस तरह मुंह बनाया कि रूही बेसाख्ता हंस पड़ी। वो कोई साहब फोन पर मस्खरापन फरमा रहे हैं, नौशाबा ने कहा। क्या बात है? पता नहीं कौन है, कहता है कि यहाँ कोई कैप्टन हमीद है, उसे फोन पर बुला दीजिए। वो कहाँ से बोल रहा है? हमीद ने पूछा। ये नहीं बताया। मैं देखता हूँ। हमीद दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। फोन पर उसे जिसकी भी आवाज सुनाई दी हो, लेकिन रूही ये महसूस किए बगैर न रह सकी कि हमीद कुछ भोखला सा आ गया है। जी हाँ, वो माउथपीस में कह रहा था। मैं यही हूँ, आपने ठीक सुना है। अरे बाप रे, मगर सुनिए तो सही, वो महज मजाक था, महज तफरीह। लेकिन आप क्यों और कैसे आ गए? मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, ये नामुमकिन है। वो इस पर तैयार नहीं है। अरे बाप रे, फिर बताइए मैं क्या करूँ? आप कसम ले लीजिए, मर गया। अच्छा, मैं अभी आऊंगा, मगर तन्हा नहीं। आप सुनिए तो सही। जी हाँ, जी हाँ। हमीद इसी वरक का धड़ाम से दूसरी तरफ उलट गया। रूही और नौशाबा घबरा कर उसकी तरफ झपटी, लेकिन वो फिर उठकर किसी के नंबर डायल करने लगा। लेकिन शायद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हमीद माउथपीस में फादर फादर चीखता रहा। फिर इसी पर रख कर पेशानी रगड़ने लगा। क्या बात है? रूही ने हैरत से पूछा। फादर आ गया, हमीद ने फटी फटी सी आवाज में कहा। अब मैं यहाँ तन्हा न रुक सकूंगा। रूही और नौशाबा ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और हमीद बकता रहा। इस फादर के बच्चे को भी चैन नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। मेरे सितारे। रूही पर यह बात बहुत देर बाद वाज़ेह हुई कि हमीद का फादर कर्नल फरीदी है, और फिर वो कर्नल फरीदी से मिलने के लिए बुरी तरह बेचैन नजर आने लगी। तुम क्यों मिलना चाहती हो? हमीद ने पूछा। लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? रूही ने सवाल किया। क्योंकि तुम एक खूबसूरत औरत हो। यानी मैं लोगों के लिए कशिश रखती हूँ? कतई। बस इसी तरह कर्नल फरीदी बल्कि सिर्फ ये नाम मेरे लिए अपने अंदर बड़ी कशिश रखता है। मैं उस आदमी को करीब से देखना चाहती हूँ जिससे बाज़ औक़ात मौजे सरदत होते हैं। हमीद अपनी खोपड़ी सहलाने के बाद ठंडी सांस लेकर बोला। सितारे, खैर हाँ, मगर वो तुमसे नहीं मिल सकेंगे। क्यों? तुम्हारा नाम ही सुनकर वो इस काबिल ना रह जाएंगे कि तुम्हें देख सकें। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, रूही ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। फोन की घंटी बजी और हमीद ने रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। कौन है? वही नालायक, हमीद ने जवाब दिया। आप बताते क्यों नहीं कि एक बैग यहाँ कैसे पहुंच गए? कल दोपहर को माथर ने मेरे लिए ट्रंक कॉल की थी। डॉक्टर ओहान के बच्चे, मैं तुम्हारी अच्छी तरह खबर लूंगा। रोहित से पूछो कि उसने इदारा रबाबत आमा से कब मदद ली थी, पहले हमले से कबल या बाद में? हमीद ने माउथपीस पर हाथ रखकर रूही से फरीदी का सवाल दोहराया। कौन है? रूही ने पूछा। फादर विलियम। ओह, कर्नल फरीदी। उनसे कह दीजिए कि पहले हमले के बाद ही मैंने इस इदारे से मदद तलब की थी। मगर उन्हें कैसे मालूम हुआ?
रात मैंने माथर से इसका तस्करा किया था, हमीद ने कहा और फरीदी तक रूही का जवाब पहुंचा दिया। क्या वो खुद ही वहां गई थी या किसी ने उसे मशवरा दिया था? फरीदी ने पूछा। हमीद ने फिर रूही से पूछकर उसे जवाब दिया, एक दोस्त ने मशवरा दिया था, मुझे उस दोस्त का नाम और पता चाहिए। फरीदी ने कहा, आखिर आप आते ही रूही में क्यों इतनी दिलचस्पी लेने लगे? यह कासिम का केस है जो महज तुम्हारी हिमाकतों की बिना पर मुसीबत में फंस गया है। क्या कह रही हैं? रूही ने लहक कर पूछा। तुम्हारे सिलसिले से वो कासिम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे केस से उन्हें जर्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। वैसे हो सकता है कि ये लगे हाथों तुम्हारी मकसद बरारी भी हो जाए, इसलिए अपने उस दोस्त का नाम और पता बताओ जिसने तुम्हें इदारे से गुफ्तो शनीद करने का मशवरा दिया था। इतनी देर? दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी करो। बस फौरन, हमीद ने माउसपीस में कहा और रूही की तरफ देखने लगा जो अब कुछ परेशान नजर आ रही थी। वही आदमी जिसे आपने दिलकशा के डाइनिंग हॉल में बॉडीगार्ड के साथ देखा था, वो यहाँ का एक सरबर आवर्दा आदमी है। फादर विलियम सरवर आवर्दा आदमियों की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं करते। फादर विलियम कई बड़े सरमायादारों के गालों पर थप्पड़ तक रसीद कर चुके हैं। रूही ने उसे उस आदमी के मुतालिक तफसील से बताया और हमीद ने माउथपीस में कहा, सरदार शिकवा नाम है, पता 111 कटलबाला, यहाँ के सरबर आवर्दा आदमियों में से है। मगर फादर, मैं बहुत उदास हूँ। तुम्हारी उदासी दूर होने की सिर्फ एक ही सूरत है। फरमाइए। इस वक्त तक तुम पर मार पड़ती रहे जब तक के खाल न गिर जाए। मैं अपनी खाल खिंचवाकर आपको रवाना कर दूंगा, मगर आप मुझे यही रहने दीजिए, वरना रूही का हार्ट फेल हो जाएगा और मुल्क एक बहुत बड़ी फंकार से महरूम हो जाएगा। हमीद और न जाने क्या क्या बकता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। ये सब क्यों कह रहे थे आप? रूही ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, फादर से कोई बात छुपाना शामत को दावत देने से कम नहीं। मुझे मिलाइए कर्नल से। मगर ठहरिए, आखिर आप लोग इदारा रवाबत आमा के पीछे क्यों पड़ गए हैं? इदारा रवाबत आमा फ्रॉड है। अगर अब भी उसकी हरकत आपकी समझ में ना आए तो आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से शादी कर लेनी चाहिए। कैसी हरकत? क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप पर अब तक जितने भी हमले हुए हैं उन पर उसी इदारे का हाथ रहा हो? ये कैसे मुमकिन है? आप खामखा तहमत तराशी कर रहे हैं। पहले आप मुझे बताइए कि आप अब तक उस इदारे को कितनी रकम दे चुकी हैं? 25,000। गुड गॉड, और इसके बावजूद भी आपका अपर चैम्बर अब तक मुकफ्फल है। फोन की घंटी ने इस गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस बार रूही ने रिसीवर उठा लिया। हेलो। कौन? रूही साहिबा? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं रूही हूँ। मैं सलमान बोल रहा हूँ, इदारा रवाबत आमा से। ओह डॉक्टर सलमान, कहिए। क्या ये जरूरी है कि आप अजनबियों पर एतमाद कर लें? ओह वो देखिए, मेरा ख्याल है कि आप डॉक्टर ओहान के मुतालिक कुछ कह रहे हैं। ठीक समझिए आप। क्या आप उस आदमी को पहले से जानती हैं? रूही हिचकिचाई, लेकिन हमीद जल्दी से बोला, तुम उसे बता दो कि मैं कौन हूँ। लेकिन रूही ने माउथपीस में कहा, मैं डॉक्टर ओहान को बहुत पहले से जानती हूँ। आप गलत बयानी से काम ले रही हैं मिस रूही। आप उस दिन उससे वाकिफ हुई थी जिस रात आपकी बिल्ली ने आप पर हमला किया था। हो सकता है ये बात हो डॉक्टर सलमान। रूही झुंझला गई। इसलिए इदारा रवाबत आमा आपकी खिदमत से कासिर है। इदारा रवाबत आमा ने अब तक कौन सा कारनामा अंजाम दिया है मेरे लिए? मोहतरमा रूही, डॉक्टर सलमान की रूहानी क़ुव्वत ही थी कि जिसने आज तक कोई हमला कामयाब न होने दिया। अगर मुझे आपके दुश्मन की सही शख्सियत का इल्म होता तो वो कब का आपके कदमों पर आ गिरा होता। खैर, इसे जाने दीजिए। रूही ने कहा, क्या आपको इल्म है कि मेरा बॉडीगार्ड हमले वाली रात से गायब हो गया था? मुझे इल्म है और ये भी जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कतई बेकसूर है। उसे अगवा किया गया था महज इसलिए कि इस हमले का इल्जाम उसके सर आए। तब तो आप अगवा करने वालों को भी जानते होंगे। नहीं, मैं सिर्फ आदमी हूँ, कोई माफूकुल फितरत हस्ती नहीं। आपके बॉडीगार्ड शाहिद को इस बात का इल्म था कि आपने हमसे मदद तलब की है और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा शाहिद ने हमारे पास आकर सारी रोदात बयान की है, लेकिन चूंकि आप उसकी तरफ से गैर मुतमईन होंगी इसलिए वो आपसे मिला नहीं। अगवा करने वाले उसे कार में डालकर रामगढ़ से 10 मील के फासले पर छोड़ आए हैं। उस गरीब को वहाँ से पैदल आना पड़ा और इस मदेखा खेज अगवा का मतलब भी उसकी समझ में आ गया। लिहाजा वो आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सका और खुद पुलिस की नजरों से भी छुपा रहा है। मैंने उसे मशवरा दिया था कि वो इस वाकये की रिपोर्ट बाकायदा तौर पर दर्ज कराए, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। वो कहाँ है? रूही ने पूछा। जरूरी नहीं कि वो अब भी वही हो जहाँ पहले था। हो सकता है कि हमसे रुजू करने के बाद उसने अपनी वो क़यामगाह छोड़ दी हो। यकीनन छोड़ दी होगी, जबकि वो इतना डरपोक है। फिर भी वो पहले कहाँ था? कटलबाला के एक छोटे से होटल अटालियानो में। शुक्रिया, मैं देखूंगी कि इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ। मोहतरमा रूही, आप तबाही की तरफ जा रही हैं। बगैर समझे बूझे अजनबियों पर एतमाद न कीजिए।
आप यहाँ के सुपरिटेंडेंट पुलिस कैप्टन माथुर को जानते हैं? रूही ने पूछा। उन्हें कौन नहीं जानेगा। कैप्टन माथुर का ख्याल है कि डॉक्टर ओहान सरकारी तौर पर कैप्टन हमीद कहलाते हैं और मरकजी सीआईडी के एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं। ओह, कैप्टन हमीद, शायद मैं ये नाम पहले भी सुन चुका हूँ। हाँ, अच्छा, ये कर्नल फरीदी के असिस्टेंट तो नहीं है? आप ठीक समझे। तब तो मोहतरमा रूही, आपकी अक्लमंदी की दाद दूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया, इस बार आपने सही आदमी का इंतखाब किया है। शुक्रिया, और अब इसीलिए मैं आपको मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती। कोई बात नहीं मिस रूही, इस सूरत में आपकी आधी रकम वापस हो सकती है, यानी 12,500। रकम की मुझे परवाह नहीं है, खा आप वापस करें खा ना करें। आप बड़ी दरिया दिल हैं मोहतरमा, मगर ये 12,500 तो आपको वापस किए ही जाएंगे, यही हमारा उसूल है। आपकी मर्जी, रूही ने लापरवाही से कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। डॉक्टर सलमान, हमीद ने एक तवील सांस ली और रूही को गौर से देखने लगा। रूही ने उसे सब कुछ बता दिया। बड़े शरीफ लोग हैं, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। 12,500 वापस कर देंगे। इसके बाद इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। रूही के मुलाजमीन आ गए थे और वो कोठी को रिहाइश के काबिल बनाने के लिए रूही की हिदायत के मुताबिक इधर उधर मसरूफ थे। वो दोनों बाहर बरामदे में बैठ गए। आसमान में सफेद बादल सुबह ही से मंडला रहे थे। अब इस वक्त हल्का सा तरशे भी शुरू हो गया था। रूही, हमीद ने उसे बड़े प्यार से मुखातिब किया। फरमाइए, रूही ने तंज़ामेज़ लहजे में कहा। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, इसके बाद फिर पता नहीं मैं कहाँ हूँ। यानी? रूही ने उसे गसीली नजरों से देखा। तुम क्या समझती हो? हमीद उसे तेज नजरों से देखता हुआ बोला। मैं ये कह रहा था कि मैं वायलिन पर एक गीत छेड़ूं और तुम्हारे पैरों में घुंघरू हूँ। ये है मेरी आखिरी ख्वाहिश और यकीन रखो कि रक्स खत्म होने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। और फिर पुलिस तहकीकात शुरू कर देगी, क्यों? रूही मुस्कुराई। अचानक हमीद ने अपनी कुर्सी से छलांग लगाई और बेतहाशा अंदर की तरफ भागा। जाहिर है कि रूही भी उसकी हरकत पर भौंकला गई होगी। उसने भी उसका साथ दिया, लेकिन साथ ही हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख चीख कर पूछती भी जा रही थी, क्या हुआ क्या हुआ? फादर आ गया, दफतन हमीद ने उसकी तरफ मुड़कर कहा और अपने कमरे में घुस गया। रूही जहाँ थी बुरा सा मुंह बनाए हुए वहीं रुक गई। वो हमीद के कमरे में जाने के बजाय फिर बाहर जाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गई। बरामदे में पहुंचते ही उसकी नजर पुलिस कार पर पड़ी जिससे एक ऐसा आदमी उतर रहा था जो कम से कम इस उम्र का तो हरगिज नहीं था कि हमीद उसे फादर कह सकता। रूही से एक बार ही उससे नजर मिला सकी, दूसरी बार उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो ऐसा ही बावकार और बारूब चेहरा था, खुसूसन आंखें तो बिजलियों का खजाना मालूम हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बरामदे की तरफ आया। मिस रूही, आप हैं? उसने नर्म लहजे में पूछा। जी हाँ, रूही हकलाई। कैप्टन हमीद कहाँ हैं? वो अंदर हैं। बराए करम बुलवा दीजिए। इन्हें अंदर तशरीफ ले चलिए। आप भी? हो सकता है आप किसी गलत आदमी को मदऊ कर रही हो, उसने कहा। मैं जानती हूँ आप फरीदी साहब हैं। फरीदी ने एक तवील सांस ली और बोला, मैं यही हूँ, आप उसे बुलवा दीजिए। रूही अंदर चली गई। हमीद अपने कमरे में टहल रहा था। आपकी फादर आपको याद फरमा रहे हैं, रूही ने मुस्कुराकर कहा। मैं जानता हूँ, लिहाजा जाने से पहले तुम्हें एक वसीयत करूंगा। मेरी लाश के साथ एक वायलिन और अपनी घुंघरुओं की एक जोड़ी दफन कर देना, क्योंकि तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। इस वक्त मेरे सितारे शायद हुक्का पी रहे हैं। जल्दी कीजिए, वो शायद ज्यादा गुस्से में है। गुस्से में है तो शायद कफन मुहैया करने की भी मोहलत न मिले, लिहाजा मुझे अपनी किसी फटी पुरानी साड़ी में लपेट कर दफन कर देना। क्या बेकार बातें कर रही हैं, आप चलिए। रूही उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचती हुई बोली। बरामदे में पहुंचने से पहले ही हमीद ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। यहाँ फरीदी नौशाबा से कासिम के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। नौशाबा भी कुछ भौकलाई हुई सी नजर आ रही थी और उसकी कैंची की तरह चलने वाली जुबान एक एक लफ्ज पर लड़खड़ा रही थी। वैसे गुफ्तगू में हंसने का सा अंदाज अब भी शामिल था। फरीदी ने उससे बतेरे सवालात किए, लेकिन किसी बात पर तबसरा नहीं किया। फिर वो पुलिस कार की तरफ इशारा करके हमीद से बोला, चलो। और सामान? हमीद ने पूछा। उसे यहीं रहने दो। आप चाय पियेंगे या कॉफी? रूही ने पूछा। मेरी चाय या कॉफी आप पर उधार रही, फरीदी उठता हुआ बोला। फिर सही। हमीद चुपचाप जाकर कार में बैठ गया। अगली सीट पर ड्राइवर मौजूद था। फिर फरीदी भी बैठ गया और कार पाईबाग से सड़क पर निकल आई। हमीद खामोशी रहा। फरीदी भी कुछ नहीं बोला। कार चलती रही। कुछ देर बाद वो शहर में पहुंच गए, लेकिन कार उन रास्तों को छोड़ती जा रही थी जो कोतवाली की तरफ जाते थे। फिर वो एक अजीम आलीशान इमारत के सामने रुक गए। फाटक पर खड़े हुए दो मुसल्ला पहरेदारों ने उनका इस्तकबाल किया और फिर इमारत के ड्राइंग रूम में एक सोगवार सी औरत उन्हें मिली। उसकी उम्र 40 और 50 के दरमियान रही होगी। चेहरा सेहतमंद लेकिन गम के बादलों से ढका हुआ था। आंखें कुछ ऐसी वीरान सी थीं जैसे रोते रोते खुश्क हो गई हों। कर्नल, उसने भर्राई हुई सी आवाज में कहा, मैं आपकी मशकूर हूँ।
کہ आपने कैप्टन माथुर की दरख्वास्त पर तकलीफ की। अगर मुझसे कोई गलती सरदर्द हो तो इसे अपनी तौहीन न समझिएगा। 3 दिन से पूरे 3 दिन गुजरे, मैं नहीं समझ सकती कि मेरा जिस्म बर्फ है या पत्थर। मेरे साथ आइए, मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। वो दूसरे कमरे में जाने के लिए मुड़ी। फरीदी खामोशी से उसके पीछे हो लिया और हमीद शायद उलझन के बावजूद भी उसके साथ चलता रहा। एक तवील राहदारी से गुजरने के बाद वो एक कमरे के बंद दरवाजे पर रुक गए। औरत फरीदी की तरफ मुड़कर बोली, अब मुझ में इतनी सकत नहीं रह गई कि उसे बार बार देख सकूं। आप अंदर तशरीफ ले जाइए। फरीदी ने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला। उसके साथ ही हमीद भी कमरे में दाखिल हुआ। फरीदी दरवाजे के करीब ही रुककर सियारंग के एक मुजस्मे को देखने लगा जो दरवाजे से 1.5 गज के फासले पर दीवार से टिका खड़ा था। वो किसी बरहना औरत का मुजस्मा था, लेकिन उसे तराशने वाले ने सर पर बाल न बनाकर उसका सारा हुस्न खत्म कर दिया था। फरीदी उसके बाजू पर अपनी उंगली रगड़ कर देखने लगा। उसकी उंगली में स्याही छूट आई थी। हमीद हैरत से उस मुजस्मे को देख रहा था। उसने आज तक इतना मुकम्मल मुजस्मा नहीं देखा था। ऐसा मुजस्मा जिसे तराश कर मंदिर आम पर रखने की हिम्मत कोई भी ना कर सकता। अचानक फरीदी ने जेब से कलम तराश चाकू निकाला और उसे खोलकर बाज जगहों पर उसकी सतह खुरचने लगा। हाय, हमीद आंखें फाड़ कर बोला, ये तो कोयले का मालूम होता है। जरा सब्र करो, फरीदी ने आहिस्ता से कहा, शोर न मचाओ। हमीद ने फिर उसे गौर से देखा। मुजस्मे के पैरों में सफेद स्वीट के सैंडल थे, बेदाग सैंडल जिसे वो अलग से पहनाए गए हों। फिर उसने फरीदी को मुजस्मे के पैरों के पास बैठे देखा। वो भी उसके सफेद सैंडलों को टटोल रहा था। फिर वो सीधा खड़ा होकर मुखालिफ सिमत की दीवार के रोशनदान की तरफ देखने लगा जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। क्या ये मुजस्मा अपनी ओरियानियत की बिना पर कानून की गिरफ्त में नहीं आता? हमीद ने कहा। नहीं, फरीदी ने कहा और सामने वाली मेज की तरफ चला गया। ये लिखने पढ़ने की मेज थी। उसकी दाहिनी जानिब एक शेल्फ में किताबें लगी हुई थी। फरीदी हमीद को अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ बाहर निकल आया। राहदारी के दूसरे सिरे पर वही सोगवार औरत मौजूद थी जो उन्हें यहाँ तक लाई थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांक रखा था। आपने देख लिया? उनके करीब पहुंचने पर उसने आहिस्ता से कहा, जी हाँ। फरीदी ने एक तवील सांस ली। औरत खामोशी से चलने लगी। वो दोनों उसके साथ ही चल पड़े। हमीद कदम घुट रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो हजारों साल पुराने किसी मकबरे में चल रहा हो। वो फिर ड्राइंग रूम में आ गए। औरत उन्हें बैठने को कहे बगैर खुद एक सोफे पर गिर गई। उसकी हालत अजीब थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ख्वाब में हरकत कर रही हो, अपने गिरदोपेश से बेखबर, जो बोल तो सकती हो लेकिन सोचने की सलाहियत खो बैठी हो। फरीदी खुद ही बैठ गया और उसने हमीद को भी बैठने का इशारा किया। बारात बाहर मौजूद है। औरत उनकी तरफ देखे बगैर बड़बड़ाई, अब कौन है? अब किस पर बिजली गिरेगी? क्या आप मेरे चंद सवालात का जवाब देंगी? फरीदी बोला और वो इस तरह चौंक पड़ी जैसे अब तक उनकी मौजूदगी से बेखबर रही हो। जरूर जवाब दूंगी, उसने पलकें झपकाते हुए कहा। क्या आपके इल्जाम में से कोई और भी उम्मीदवार था? मैं नहीं जानती, अगर रहा भी हो तो मेरे इल्म में नहीं था। साहबजादी को ये रिश्ता मंजूर था? जहाँ तक मेरे इल्म में है उसे कोई एतराज नहीं था। उसकी सहेली के मुताल्लिक आप कैसे ख्यालात रखती हैं जो इस वक्त कमरे में मौजूद थी? बहुत अच्छे ख्यालात। मैं उसे इस वक्त से जानती हूँ जब वो 8 बरस की थी। मैं साहबजादी के मर्द दोस्तों के मुताल्लिक मालूम करना चाहता हूँ। क्या मालूम करना चाहते हैं? यही कि कोई ऐसा भी था जिसका शुमार गहरे दोस्तों में किया जा सके। उसका कोई मर्द दोस्त था ही नहीं। ये आप किस बिना पर कह सकती हैं? मैंने उसे आज तक किसी मर्द के साथ नहीं देखा। इल्जाम में भी कोई ऐसा नहीं था? नहीं, कोई उसका हमसन ऐसा नहीं था। फिर? फरीदी ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। फिर मैं क्या बताऊं? माथुर साहब ने आपका नाम लिया था कि इस सिलसिले में कुछ कर सकेंगे। बताइए आप क्या कर सकते हैं? अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता मोहतरमा। फिर आपको माथुर साहब ने खामखा तकलीफ दी। मैं तन्हाई चाहती हूँ। औरत के लहजे में बेतारी थी। फरीदी ने हमीद को उठने का इशारा किया। औरत उनकी तरफ नहीं देख रही थी। फरीदी किसी किस्म की रस्मी गुफ्तगू के बगैर ड्राइंग रूम से निकल आया। कार कंपाउंड के बाहर थी। फरीदी ने खामोशी से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर हमीद को अंदर जाने का इशारा किया, फिर खुद भी बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। दिलकशा, उसने ड्राइवर से कहा। दिलकशा, हमीद ने हैरत से दोहराया। मेरा कयाम वही है, फरीदी ने कहा। किस नाम से? अहमद कमाल फरीदी। आपने गलती की है। कासिम वाले मामले में दिलकशा भी मुश्तबा है। होगा। मुझे फिलहाल कासिम की फिक्र नहीं है। उसके लिए तुम भुगतो। उसकी 100% जिम्मेदारी तुम पर है। मुझ पर क्यों? वो कोई दूध पीता बच्चा है? इससे भी बदतर, तुम उसे बंदर की तरह नचाते हो। अगवा करने वाले उसके बाप से किसी बड़ी रकम का मुतालबा करेंगे। फरीदी कुछ ना बोला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। लेकिन कार बदस्तूर इसी रफ्तार से चलती रही। क्या तुमने सुना नहीं? फरीदी गुर्राया।
मैं बहरा हूँ जनाब, ड्राइवर ने चीख कर कहा और कार की रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज कर दी। गाड़ी रोक दो। रोकने की तरकीब मुझे बिल्कुल याद नहीं, भूल जाने के मर्ज का पुराना शिकार हूँ। मैं तुम्हारी हड्डियां चूर कर दूंगा, कोशिश करके देखिए, ड्राइवर ने जवाब दिया। शायद कार भी चूर चूर हो जाए। मेरे सीने पर लाल निशान है, जिसका मतलब होता है कि जरूरत पड़े तो अपनी जिंदगी की हिफाजत करना भी छोड़ दो। अगर तुम बात ज्यादा बढ़ाओगे तो कार किसी बिल्डिंग से टकराकर खुद भी फना हो जाऊंगा। नहीं दोस्त, इसके बजाय तुम एलन के तैयारे से मैड्रिड तक का खुशगवार सफर कर सकते हो, हमीद ने कहा। ड्राइवर ने कोई जवाब ना दिया। कार चलती रही। वो ऐसी सड़क पर चल रही थी जिस पर ट्रैफिक भी कम था और अभी तक कोई चौराहा भी नहीं मिला था। वो मोटा आदमी यकीनन कोई दूध पीता बच्चा है, ड्राइवर ने कहा, लेकिन तुम लोग काफी अक्लमंद मालूम होते हो। फरीदी कुछ नहीं बोला, लेकिन हमीद ने कहा, जहाँ ले जा रहे हो वहाँ लड़कियों की पैदावार कैसी है? बहुत अच्छी, घास फूस की तरह उगती हैं। अब निहायत सब्र सुकून के साथ चलूंगा, तुम मुतमईन रहो। शुक्रिया, ड्राइवर ने जवाब दिया। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सूरत में क्या हो सकेगा, लेकिन फरीदी इतने इत्मीनान से बैठा हुआ था जैसे कोई बात ही न हो। अब क्या होगा? हमीद ने बेबसी से कहा। तुम्हारी शादियां, वहाँ लड़कियां घास फूस की तरह उगती हैं, फरीदी ने जवाब दिया। जरूरी नहीं कि ये हजरत सच ही बोल रहे हूँ, अगर ये झूठ साबित हुआ तो फिर मैं इनसे समझ लूंगा, फरीदी ने जवाब दिया। कार शहर से निकल आई थी और अब एक ऐसी सड़क पर चल रही थी जिसकी बाएं जानिब सैकड़ों फीट की गहरी खाइयां थीं। हमीद बिल्कुल ही मायूस हो चुका था। वो जानता था कि अब ये कार वहीं रुकेगी जहां ये ड्राइवर जाना चाहता है। क्यों दोस्त? उसने ड्राइवर को मुखातिब किया। हमारे पहुंचने की रसीद भी किसी को मिलेगी या नहीं? अब मैं बिल्कुल बहरा हो गया हूँ, लिहाजा किसी बात का जवाब नहीं मिलेगा, मगर ये तो बताना ही पड़ेगा कि क़याम व ताम के मसारिफ किसके ज़िम्मे होंगे। बेहतर यही कि खामोश बैठो, ड्राइवर ने मशवरा दिया, लेकिन फरीदी ने उसे इशारा किया कि वो उसे बातों में उलझाए रहे। माना कि तुम हमारे दुश्मन हो, हमीद ने कहा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग खामोश बैठें। अगर तुम भटियारों की तरह तू तू मैं करना चाहते हो तो कोई अच्छा सा फिल्मी गीत सुनाओ। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें नस्ल में कुछ सुनाता हूँ। तुम दोनों मौत के मुंह में जा रहे हो, किसी को तुम्हारी हड्डियां भी ना मिल सकेंगी। ये खबर है पेशन गोई? अगर पेशन गोई है तो मुझ जैसा सितारा शनास उसे गलत करार देता है। वैसे तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, समझे? बशर्ते है कि वो मुसीबत मौत से ज्यादा तकलीफ दे हो। तो क्या सचमुच तुम ये कार किसी खड्ड में गिरा सकते हो? तुम मुझे रोकने की कोशिश करके देख लो। हमीद कुछ नहीं बोला। उसने फरीदी की तरफ देखा जो पिछली सीट का दरवाजा खोलकर एक पैर पायदान पर रख चुका था और अब कार एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थी। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे सड़क के जोड़ ही से दोनों तरफ दीवार सी उठा दी गई हो। हमीद नहीं समझ सका कि फरीदी क्या करना चाहता है। साथ ही ड्राइवर ने कहा, क्यों दोस्त, क्या इरादे हैं? छलांग लगाऊंगा, खास सर के 1000 टुकड़े हो जाएं, फरीदी ने कहा और साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और कार गोया उछल सी गई। ड्राइवर ने पूरे ब्रेक लगा दिए, मगर फरीदी ब्रेक लगने से पहले ही अंदर पहुंच चुका था, वरना सचमुच उसका सर किसी चट्टान से टकराकर पाश पाश हो जाता। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ड्राइवर की समझ में कुछ ना आ सका। वैसे कार रोक देने का फेल उससे बिल्कुल इसी तरह सरदर्द हुआ था जैसे कोई तन्हा आदमी किसी तेज किस्म की आवाज पर बेसाख्ता चौंक पड़े। बहरहाल अब उसकी गर्दन फरीदी की गिरफ्त में थी और वो उसे बड़ी बेदर्दी से घूंट रहा था। ड्राइवर की आंखें उबली पड़ रही थी। हमीद उसका सर सहलाने लगा। घबराओ नहीं, डरो नहीं, फौरन मुश्किल आसान हो जाएगी, वो दिलासा देने वाले अंदाज में उससे कह रहा था। जल्द ही ड्राइवर ने हाथ पैर डाल दिए। वो दोनों यही समझे कि वो बेहोश हो गया है, लेकिन वो ये ना देख सके कि उसका हाथ कोट की जेब में रेंग गया है। दूसरे ही लम्हे में वो हाथ जेब से निकलकर उसके होंठों की तरफ गया और एक कान फाड़ देने वाली आवाज फजा में मुंतशिर होकर रह गई। इतनी तेज सीटी किसी रेलवे इंजन की भी ना होती होगी। फरीदी ने उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया, लेकिन वो चीज उसे नजर न आ सकी जो अपने होंठों तक ले गया था। मुंह में है इसके, हमीद ने कहा। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे वो कोई बड़ी सी चीज निगलने की कोशिश कर रहा हो। उसके हलक से अजीब तरह की आवाजें निकलने लगी और फिर देखते ही देखते उसके जिस्म में तशन्नुश शुरू हो गया। 1 मिनट के अंदर ही अंदर उनके सामने एक अकड़ी हुई लाश पड़ी थी। फरीदी ने हमीद को खींचते हुए कहा, नीचे उतरो, ये सीटी कोई नई मुसीबत ला रही होगी। फरीदी से नीचे खींच कर उतराई की तरफ दौड़ने लगा। कार ही पर क्यों ना निकल चलिए, हमीद ने कहा। ओ अहमक, वो तो पहले ही बेकार हो चुकी है, मैंने बाएं हाथ से गोली चलाकर उसका अगला टायर फाड़ दिया था। तब तो मामला खल्लास, हमीद ने बेबसी से कहा। वो यकीनन खतरे की सीटी थी। वो दौड़ते रहे और एक तरफ की चट्टानों का सिलसिला खत्म हो गया, मगर नीचे उतरना आसान काम नहीं था। अचानक किसी तरफ से एक फायर हुआ और गोली करीब ही की एक चट्टान से टकराई। वो दोनों बड़ी फुर्ती से सड़क पर लेट गए और खिसकते हुए दूसरी तरफ की चट्टानों से जा लगे। ऊपर से फिर 2-3 फायर हुए, लेकिन वो उनकी जद पर नहीं थे।
हमीद साहब, फरीदी अपना रिवॉल्वर निकालता हुआ बोला, इसमें बस 6 गोलियां हैं। मेरे पास 2 रिवॉल्वर और 150 गोलियां हैं। हमीद चहक कर बोला, शाबाश, अब तुम काम के आदमी हुए हो। ऐसे खतरात में भी अब तुम्हारा मस्करापन जागता रहता है। मस्करापन? अरे जनाब, मैं सच अर्ज कर रहा हूँ, अगर ये बात न होती तो इस वक्त आखिरी मस्करापन मेरी बेहोशी होती। क्या आपने मेरी जैकेट पर गौर नहीं किया? ये वही जैकेट है जिसके अस्तर में कारतूस रखने के लिए 150 खाने हैं। मैंने तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दी फर्जंद। फरीद उसकी पीठ ठोकता हुआ बोला, अब दूसरी तरफ मुंह करके मेरी पुष्ट से पुष्ट मिला लो, बड़ी शानदार तफरीह रहेगी। हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी हमला हो, अपनी नजर ऊपर ही रखना। हमीद ने जल्दी जल्दी कुछ कारतूस निकाल कर फरीदी को दिए और उसकी पुष्ट से पुष्ट मिलाकर बैठ गया। देर से फायर नहीं हुआ था, ये चीज बाइस तशवीश थी। अचानक फरीदी की नजर सामने उठ गई। खाइयों के पार एक पहाड़ी पर 2-3 आदमी नजर आए। खिसको खिसको, फरीदी उसे दूसरी तरफ धकेलता हुआ बोला। फिर वो दोनों उठकर भागे और बेवक्त वक्त 2-3 फायर हुए। वो लोग रिवॉल्वर की मार से बाहर थे और उनके पास राइफलें थीं, लेकिन ये उन दोनों की खुशकिस्मती ही थी कि उन्हें एक बड़े पत्थर की आड़ मिल गई। मगर अब दूसरी तरफ की चट्टानें पहले से भी ज्यादा मखदूश हो गई थी। राइफल वालों से बचने के लिए उन्हें इनके नीचे से हटना पड़ा था। अचानक फरीदी की रिवॉल्वर से शोला निकला और ऊपर से एक आदमी नीचे टपक पड़ा, मगर वहाँ कई और भी थे। फरीदी ने फिर फायर किया। ऊपर से भी कई फायर हुए और उनके जिस्म छलनी ही हो जाते अगर फरीदी हमीद को खींचता हुआ दूसरी तरफ न कूद जाता। ऊंचाई ज्यादा थी, दोनों की चोटें आईं। इधर पहाड़ी से राइफलों ने बाढ़ मारी, लेकिन उनके फायर खाली गए। यहाँ सड़क के नीचे ओट के लिए बेशुमार चट्टानें बिखरी पड़ी थी। वो पहाड़ी वाले दुश्मनों से भी महफूज हो गए। हमीद, तुम्हारे पास 2 रिवॉल्वर है ना? फरीदी ने पूछा। जी हाँ। अच्छा, तो तुम उसी चट्टान की ओट से पहाड़ी की तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद फायर करते रहो। कभी कभी एक आध फायर सड़क की सिमत भी कर देना। मैं उन तीनों आदमियों से तो निपट ही लूं जो पहाड़ी पर हैं, जो बिल्कुल खुले में हैं। मुतमईन है कि इतनी दूर से हम उनका बाल भी बीखा नहीं कर सकेंगे। इतना कहकर फरीदी दाहिनी तरफ के नशेब में उतर गया। हमीद पहाड़ी की तरफ फायर करता रहा और उधर से भी फायर होते रहे। सड़क की तरफ से भी अक्सर एक आध फायर की आवाज आ जाती थी। हमीद भी कभी कभी दूसरे रिवॉल्वर से उधर फायर कर देता, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खदशा सड़क ही की तरफ से था। अगर वो लोग चट्टानों से सड़क पर उतर आए तो जान बचाना मुश्किल होगा। ये सोचकर हमीद को ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां वो दोनों के हमलों से बच सकता। वो जल्द ही कामयाब हो गया। उसे एक ऐसी चट्टान मिल गई जिसके दरमियान में काफी चौड़ी दरार थी। दफतन पहाड़ी की तरफ से फिर बाढ़ मारी गई, लेकिन शायद इसका जवाब फरीदी के पैर दर पैर फायर ने दिया और साथ ही कई चीखें भी फजा में लहराईं। हमीद पहाड़ी की तरफ से वैसे भी मुतमईन था, लेकिन सड़क की सिमत महफूज नहीं थी। यकबयक उसे सड़क पर किसी का सर नजर आया था। शायद कोई सड़क पर ऊंधा लेट कर नीचे का जायजा ले रखा था। हमीद ने फायर झोंक दिया। गोली निशाने पर बैठी और वो आदमी उछल कर नीचे आ रहा और फिर शायद उसे तड़पने की मोहलत भी नहीं मिली, क्योंकि गोली ठीक तालू पर बैठी थी। इतने में उसे फरीदी दिखाई दिया जो ऊपर आ रहा था। हमीद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और फिर सड़क की तरफ इशारा किया। साथ ही उसने झांक कर सड़क की दूसरी तरफ भी देखा, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। देर से फायर भी नहीं हुआ था। अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद वो सीने के बल खिसकता हुआ बाहर निकला, नशेब में उतरता चला गया। अब निकल चलो चुपचाप, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। वो दोनों चट्टानों की ओट में एक तरफ चलते रहे। पहाड़ी के नीचे हमीद को 3 लाशें दिखाई दी। फरीदी ने वहाँ रुक कर 2 राइफलें और कारतूस की 2 पेटियां उठाई। हो सकता है अभी गोलो खलासी न हुई हो, इसलिए राइफलें भी जरूरी हैं। हमीद कुछ न बोला। उसने एक राइफल ले ली और चलता रहा। कुछ देर बाद फिर बहुत से फायर हुए। आवाज दूर की थी। अब शायद वो हवा से लड़ रहे हैं, हमीद ने कहा। शायद, फरीदी बड़बड़ाया। मेरा ख्याल है कि अब फिर कोई बहुत बड़ा फितना उठने वाला है। अगर ये लोग वही थे जिन्होंने कासिम को अगवा किया था, तो इन्हें हैरत अंगेज तौर पर मुनज़्ज़म समझना चाहिए। क्या अपनी जिंदगी में पहले भी कभी तुमने इतनी तेज आवाज वाली सीटी सुनी थी? वो सीटी जिसकी आवाज का दारोमदार आदमी की सांस पर हो। नहीं, वो यकीनन हैरत अंगेज थी और फिर वो उसे निकल गया था। इसका मकसद यही हो सकता है कि वो सीटी हमारे हाथ न लगने पाए और उसे निगलते ही वो मर गया था। मामूली चोरों और डाकुओं में गिरोह के लिए कुर्बानी का जज्बा नहीं पाया जाता। हाँ, ये बात भी काबिल गौर है। मामूली डाकुओं में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इतनी दीदा दिलेरी से पुलिस कार इस्तेमाल कर सकें। कार अपनी कोतवाली ही से ली थी? नहीं, मातर को इसके लिए दिलकशा से फोन किया था। ओ, तो कार वहीं आ गई थी? हाँ। फिर अब क्या ख्याल है दिलकशा के मुतालिक? कयाम तो वहीं रहेगा हमीद साहब। वैसे अब मुझे भी यकीन हो चला है कि उन लोगों का कुछ न कुछ ताल्लुक दिलकशा से जरूर है। उसके मैनेजर को निगरानी में जरूर रखिएगा। वो हजारों सुअरों का एक सुअर है। फिर वो खामोशी से चलते रहे।
अब भी एहतियातन वो छुपते छुपाते चल रहे थे, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनका ताक़ुब किया जा रहा होगा। हमीद, फरीदी ने थोड़ी देर बाद कहा, इस वाक़े से भी ज्यादा हैरत अंगेज वो लाश थी। कौन सी लाश? वही मुजस्मा जिसे तुम अखलाकी एतबार से गैर कानूनी कह रहे थे। वो लाश थी? हमीद ने हैरत से कहा, फिर हंस कर बोला, नहीं, आप शायद मजाक के मूड में हैं। नहीं, बरखुरदार संजीदा हूँ। वो लाश ही थी, एक हैरत अंगेज लाश, दुनिया में पहली मिसाल, एक जली हुई लाश जिसके खदोखाल में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। तुमने अब तक दर्जनों झुलसी हुई लाशें देखी होंगी, लेकिन क्या वो इस काबिल थी कि उन्हें शनाख्त करने में कोई दुश्वारी न होती? नहीं, अगर वो लाश ही थी तो इससे बड़ा अजूबा शायद वो जमीन पर न मिले। उस लड़की की बारात आई थी, निकाह होने ही जा रहा था कि वो कोयले के मुजस्मे में तब्दील हो गई। ये वाकया उस कमरे में पेश आया था। लड़की के साथ उसकी एक सहेली भी थी, जिसका बयान है कि उसे रोशनदान में एक शोला सा दिखाई दिया था। फिर उसी शोले से आग की एक बारीक सी लकीर निकलकर लड़की के सर पर पड़ी थी। सहेली के बयान के मुताबिक पहले वो नीचे से ऊपर तक किसी तपते हुए लोहे की तरह सुर्ख हो गई, फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो सुर्खी गायब होती रही, जैसे लोहा ठंडा होता है। सुर्खी खत्म हो जाने के बाद वहां लड़की के बजाय सिया रंग का एक मुजस्मा नजर आया। कहीं वो औरत हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही है? हमीद ने कहा। वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। माथर ने इसीलिए आपको बुलाया था? हाँ, बुलाया तो इसीलिए था, लेकिन फिर यहाँ पहुंचने पर तुम्हारी हरकतों का इल्म हुआ और इसके बावजूद भी आप दिलकशा में जा पहुंचे। हालात का इल्म हो जाने के बाद तो वहां कयाम करना बहुत जरूरी हो गया था। मैं देखूंगा कि वहां क्या हो रहा है। खत्म शुद्ध।